आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आज इस बायोलॉजी मास्टर सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसमें क्या है, इस पूरी बायोलॉजी मास्टर सीरीज में हम क्लास 12th बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, थ्योरी प्लस उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाए, राइट। और इसके फर्स्ट एपिसोड में हम क्या है, इवोल्यूशन यूनिट, जो कि लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। एकदम जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें आपको पता होगा, हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स थे, बट मॉडिफाई होकर अब जो सिलेबस भी है सीबीएसई या आरबीएसई का या किसी भी स्टेट बोर्ड का और एनसीईआरटी में, उसमें 13 चैप्टर्स हो चुके हैं। फर्स्ट, 9th और 16th ये तीनों चैप्टर्स कट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है इवोल्यूशन, उसको आज हम करेंगे इस मास्टर वीडियो में, राइट। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं इस बायोलॉजी मास्टर सीरीज में, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बायोलॉजी मास्टर सीरीज, राइट। देखिए, इसमें एक तो हम करेंगे थ्योरी सेगमेंट। जी, 13 चैप्टर्स हैं हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में। 13 चैप्टर्स की थ्योरी करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, बेसिक से लेके एकदम आपको समझ में आएगा। पहली बार भी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी सेगमेंट अभी तक उठाया नहीं है क्लास 12th की बायोलॉजी को, तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ बीच में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस रखेंगे हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में, ठीक है। थ्योरी कर लिए, मान लीजिए 3-4 टॉपिक्स कर लिए, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ताकि हमें पता लगे कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। और उसके अलावा ये जो भी कंटेंट में लिखूंगा पूरी की पूरी मास्टर वीडियो सीरीज में, जो भी कंटेंट मैं स्लाइड्स पर लिख रहा हूं प्लस पिक्चर्स जो भी इसमें है, ये आपको एज इट इज सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। रेजोनेंस पीएसपीडी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, राइट। तो उसमें आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये 3 जो हैं स्पेशलिटीज हैं, बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इस बायोलॉजी मास्टर सीरीज में, तो इस चैनल से बने रहिएगा। तो आज हम अपना पहला जो कि क्या है, इवोल्यूशन सेगमेंट को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जय गणेश करते हैं इसका। सबसे पहले एक दुष्यंत कुमार जी की कुछ लाइनें, चंद लाइनें याद आ रही हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, राइट। तो चलो आगे स्टार्ट करें हम अपने चैप्टर को। इवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज इवोल्यूशन? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम किसे इवोल्यूशन बोलते हैं। सिंपल एक लाइन में आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इवोल्यूशन क्या है। व्हाट इज इवोल्यूशन? चेंजेस विदिन स्पीशीज ऑन जेनेटिक level over the time। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को। चेंजेस, स्पीशीज में जो चेंजेस होते हैं उसके जेनेटिक लेवल पे ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम, उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि क्या है, होमो हैबिलस थे। हैबिलस स्पीशीज में जेनेटिक लेवल पे धीरे धीरे ओवर द जनरेशंस चेंजेस आए, जिससे कि हम सेपियंस डेवलप हो गए। इसी को तो इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है? चेंजेस विद इन द स्पीशीज ऑन जेनेटिक लेवल ओवर द टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब इवोल्यूशन का थोड़ा सा बेसिक हम देखें कि क्या सीन रहा इवोल्यूशन का, कैसे कैसे ये हुआ। तो देखिए, हम 1 बाय 1 देखेंगे। यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स जो है
आपको पता होगा यूनिवर्स जो है एक थ्योरी है। अब यूनिवर्स पहले क्या होता है, पहले तो यूनिवर्स का मैं आपको बताता हूं कितना बड़ा यूनिवर्स है। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं है हमें, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में कई सारे स्टार्स हैं, जिसमें से एक स्टार है सन, हमारे सूर्य देवता सन। उस एक स्टार सन के 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उस 9 प्लैनेट्स में से एक हमारी अर्थ है। आ गई बात समझ में? तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है एक बिग एक्सप्लोजन हुआ। एक थ्योरी ऐसे बोलती है, कोई एक थ्योरी है जो कि बोलती है कि यूनिवर्स जो है एक बिग एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक बड़े से धमाके से यूनिवर्स बना है, ठीक है। कब बना है? लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो, BYA बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? ह्यूज एक्सप्लोजन के थ्रू। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिससे कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ गई है इतनी? सब तो 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ? यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस यूनिवर्स में अब गैलेक्सीज बनी और गैलेक्सीज के बाद स्टार्स बने, फिर प्लैनेट्स बने। हम सीधा अर्थ पे आते हैं। इस यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी के सन स्टार के ऑर्बिटल पे जो अर्थ है, वो अर्थ जो है, अर्थ कब बनी? अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ, राइट। फिर इस अर्थ में अगर बात करें तो इस अर्थ में धीरे धीरे फिर लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई, उसकी थ्योरीज हैं बहुत सारी, वो हम देखेंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने मोबाइल में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन बंद करके फिर देखिएगा, वरना यहाँ पे कोई और थ्योरी चल रही होगी, आप कुछ और प्रैक्टिकल करने लगेंगे, राइट। तो अर्थ की बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ। अर्थ के बाद धीरे धीरे, ये लमसम ड्यूरेशंस हैं, ये आपको वेरी कर सकती हैं, कुछ बुक्स में अलग देखने को मिल सकता है, तो वो आप लमसम मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स जो है लगभग 1 बिलियन साल बाद जो है इसके आए, ठीक है। तो मतलब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स की बात करें अगर, तो यूकैरियोट्स का ओरिजिन जो है माना जाता है 2 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। 2 बिलियन ईयर्स एगो यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ। आपको इतना तो पता है ना, अगर इसको मिलियन में भी लिखा हो सकता है, इसको शायद एनसीईआरटी में मिलियन में लिखा हुआ है, तो 1 बिलियन को कन्वर्ट करना वो मिलियन में, आई होप इतनी आपको मैथमेटिक्स 10 तक पढ़ी होगी कि 1 बिलियन में 1000 मिलियन, तो 2 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ 2000 मिलियन ईयर्स एगो, राइट, एक ही बात है। तो इस तरीके से वो जो है स्टैटिस्टिक्स ऐसे लिखे जा सकते हैं, है ना। तो यूकैरियोट्स की बात करें, अब धीरे धीरे क्या हुआ इसके बाद अगर बात करूं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, फिशीज की बात करें, फिशीज आई, है ना। फिशीज कैसा, कई सारे सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किया, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 500 से 600 मिलियन ईयर्स एगो फिशीज के फोसिल्स पाए गए हैं, कि इतनी पुरानी टाइम पे फिशीज आ गई थी। फिशीज के बाद बात करें तो फिशीज के बाद वही अपना एम्फीबियंस आए, ठीक है। एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद कौन आया? एम्फीबियंस के बाद हमारे पास आए वो रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद एवीज, जिसको बर्ड्स में काउंट कर सकते हैं, बर्ड्स आए। फिर हमारे पास मैमल्स आए, है ना। इस तरीके से जो है इवोल्यूशन हुआ है इस धरती पे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आ गई रे बालकों? समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये जो है, ये मैंने जस्ट एक बेसिक आपको बताया इवोल्यूशन कैसे 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 हुआ है। इसमें अभी हमने इस जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन ह्यूज एक्सप्लोजन से हुआ 20 साल पहले, ये कौन सी थ्योरी बोलती है? पहली थ्योरी का नाम आ रहा है, याद रखना भाई, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि यूनिवर्स लगभग 14 to 20 बिलियन ईयर्स एगो एक ह्यूज एक्सप्लोजन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसी कौन सी थ्योरी बोलती है? बिग बैंग थ्योरी। इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम।
अब देखिए, अभी तो हमने एक बिग बैंग थ्योरी देखी, हमने रफ आइडिया इन्होंने बताया कि 14 टू 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उसमें अर्थ 4.5 बिलियन, फिर प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फिर पीसीज आई, है ना, मतलब जिसमें फिशीज आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए। इस तरीके से हमारा जो है इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर बात करें कि लाइफ जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये बताना है। मतलब फर्स्ट टाइम जो है लाइफ कैसे आई अर्थ पे, अर्थ बन गया, ठीक है, अर्थ पे इतनी सारी वेरिएशंस कैसे हो गई, हम ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, प्लांट्स हैं, और इतने तरीके के फ्लोरा एंड फना है, ये कैसे आए? ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब फर्स्ट टाइम कैसे लाइफ आई, कहां से आई, ऊपर से आ गई, डिलीवरी हो गई, किस तरीके से? तो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है इस चैप्टर का मेन जो फर्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ? देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, तो हमें कुल इसमें थ्योरीज काफी सारी पढ़नी पड़ेंगी इस चैप्टर में, लेकिन इजी हैं, इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, देखते जाइएगा। इसमें कौन कौन सी थ्योरी हम पहले एनलिस्ट कर लेते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू, कौन कौन सी थ्योरी हमें पढ़नी है। टोटल लगभग 4 से 5 थ्योरीज पढ़नी है। अगर मैं पहली बात करूं तो एक तो आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसी को थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म भी बोल देते हैं। नाम देखते जाइएगा, थ्योरी याद रहनी चाहिए। तो एक तो ये थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी थ्योरी की अगर हम बात करें जो हमें पढ़नी है, एक और थ्योरी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसके बाद पैनस्पर्मिया थ्योरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी। अरे बालकों ध्यान देना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा दूंगा आज, ध्यान देना। पैनस्पर्मिया थ्योरी, इसी थ्योरी को कोस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, कोस्मोजोइक थ्योरी, कोस्मोजोइक थ्योरी। इसी थ्योरी को स्पोर थ्योरी भी बोलते हैं, है ना। जैसे आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम राहुल है, आपको टिंकू मिंकू कुछ भी बोलते हैं घर पे, तो उसी तरीके से इस थ्योरी का कई सारे नाम है। पैनस्पर्मिया थ्योरी के बाद एक और थ्योरी है, कौन सी थ्योरी हमें पढ़नी है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, राइट। इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ ए बायोजिनेसिस भी बोलते हैं, अभी थ्योरी ऑफ ए बायोजिनेसिस इसी थ्योरी का नाम है, ठीक है। एक और थ्योरी, मतलब इतनी कथाएं हैं ना इसमें, एकदम मजा आ जाएगा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, फिर थ्योरी ऑफ बायोजिनेसिस। कहानी क्लियर है? थ्योरी ऑफ बायोजिनेसिस। फिर एक और थ्योरी है जो पढ़ेंगे हम, पांचवी, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इसी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, भी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये 5 थ्योरीज बेसिकली हमें पढ़नी है, और कुछ कुछ थ्योरीज में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी हैं, वो भी पढ़ने हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मतलब क्रिएशनिज्म वाली जो थ्योरी है, क्रिएशनिज्म, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म की अगर बात करें, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इस धरती पे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है। अगर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बोलें तो ब्रह्मा जी ने इस धरती पे हम सबको बनाया है, ठीक है, एक चीज। और अगर क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग बोले तो गॉड जो है उन्होंने 6 नेचुरल डेज में हमें बनाया है, जैसे एक दिन प्लांट्स बना दिए, एक दिन ह्यूमंस बना दिए, एक दिन यूनिवर्स बना दिया। तो ये कॉन्सेप्ट दिया थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म ने। मतलब क्या है? लाइफ जो है किससे, कोई सुपर नेचुरल पावर है उसने बनाई है, सुपर नेचुरल पावर जो है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने लाइफ बनाई है इस अर्थ पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये थ्योरी क्या बोलती है, जो लाइफ है, एक कॉन्सेप्ट इसमें यह भी दिया गया है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो लगभग 4000 साल पहले लाइफ आई है अर्थ पे, ठीक है, 4000 साल पहले। और कैसी आई है? जैसे हम आज दिख रहे हैं ऐसे ही एज इट इज हम आए थे हवा से,
ठीक है, मतलब भगवान ने बनाया था, ब्रह्मा जी ने बनाया था या फिर गॉड ने बनाया था एज पर द क्रिश्चियन बिलीफ, ठीक है। बट इसका ड्रॉबैक क्या रहा? नो साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इस थ्योरी का, इसलिए इस थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या फिर क्रिएशनिज्म थ्योरी। पहली थ्योरी समझ में आ गई क्या? पहली थ्योरी समझ में आ गई। अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं। दूसरी थ्योरी क्या है हमारे पास? पेनस्पर्मिया थ्योरी। पेनस्पर्मिया थ्योरी, पेनस्पर्मिया थ्योरी, राइट। पेनस्पर्मिया थ्योरी क्या बोलती है? इसको स्पोर थ्योरी भी बोला जाता है, कोस्मोजोइक थ्योरी भी बोला जाता है, राइट। तो पेनस्पर्मिया थ्योरी जो है ये क्या बताती है कि किसी और प्लेनेट पे लाइफ है, किसी और प्लेनेट पे लाइफ है, वहां से कोई स्पोर आया हमारे प्लेनेट पे, इस प्लेनेट पे उसे क्या मिला? कोई बाहर से स्पोर आया इस अर्थ प्लेनेट पे, यहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिली और वो स्पोर जर्मिनेट हुआ और उसने ये सब लाइफ बनाई है। ऐसा कॉन्सेप्ट पेनस्पर्मिया थ्योरी ने बोला। मतलब जो लाइफ है अर्थ पे वो एक स्पोर से आई है, और ये स्पोर कहां से आया है? स्पोर ये किसी अनदर प्लेनेट से आया है। क्या बात समझ में आ रही है? ये स्पोर जो है ये किसी और अदर प्लेनेट से आया है। अब इसमें भी क्या था? सेम वही, कोई भी नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसमें भी सेम नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसलिए इसको भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे एक्चुअली में? अगर मैं आपको बताऊं इसकी लिमिट्स क्या थी? पहली बात, पहली चीज तो ये नो लाइफ ऑन एनी अदर, नो लाइफ ऑन एनी अदर प्लेनेट रिपोर्टेड, नो लाइफ ऑन एनी अदर प्लेनेट रिपोर्टेड टिल डेट, आज की तारीख तक तो किसी भी और प्लेनेट पे अर्थ के अलावा लाइफ को नहीं रिपोर्ट किया गया है। दूसरी चीज ये जो इन्होंने स्पोर बोला, ये स्पोर कैसे वैक्यूम में आया, वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करके अर्थ पे ही आ गया? आ रही बात समझ में? तो इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, पेनस्पर्मिया थ्योरी या कोस्मोजोइक थ्योरी या फिर स्पोर थ्योरी जिसको बोलते हैं, इसलिए ये थ्योरी भी जो थी रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। ये थी हमारी थ्योरी नंबर 2। आगे चलें, नेक्स्ट थर्ड थ्योरी क्या थी हमारे पास? थर्ड थ्योरी जो थी उसको हमने बोला था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? अबायोजेनेसिस थ्योरी। क्या बात समझ में आ गई रे बालकों? अबायोजेनेसिस थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इसमें क्या बोला गया? नाम से वैसे तो पता लग रहा है, लाइफ जो है या फिर मैं बोलूं कि लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से आए हैं, नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है। या फिर मैं एक सेकंड इसको साइन को ही उल्टा कर देता हूं, नॉन लिविंग जो है उससे लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा इस थ्योरी ने बोला। इसमें बड़े अजीब अजीब से बताए गए कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बताया गया कि मान लीजिए कोई डर्टी शर्ट है, आपने शर्ट मान लो महीने से धोई नहीं है और रख रखी है ऐसे टांग के, तो उस पर चूहे उग जाएंगे। आ रही बात समझ में? ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट था कि मान लो ये जो है पेन है, ये पेन अभी हो सकता है पेन है, अभी 10 मिनट बाद हो सकता है सांप बन जाए, ये बोर्ड है अभी घोड़ा बन जाए। इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया कि नॉन लिविंग से लिविंग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में दिया गया, अबायोजेनेसिस थ्योरी जिसको बोलते हैं, और ये भी प्रूफ नहीं हो पाई, इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं की गई ये भी थ्योरी। क्या बात समझ में आ गई? इसने क्या कहा? नॉन लिविंग से लिविंग बन रहा है, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ कहां है? साइंटिफिक प्रूफ तो दो, तब मानेंगे हम तो, ठीक है। तो ये तीसरी थ्योरी थी। अब इसके आगे की अगर हम बात करें, फोर्थ कौन सी थी? बायोजेनेसिस की थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की थ्योरी की बात करें अगर हम, तो बायोजेनेसिस थ्योरी ने क्या बोला? बायोजेनेसिस नाम से पता लग रहा है ये पिछली वाली थ्योरी का जस्ट उल्टा था। इन्होंने क्या कहा? जो लिविंग है, ये जो लिविंग होते हैं ये किससे बने होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से।
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है उसी से आज की अगली लाइफ बनती है, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, और इसको साइंटिफिकली प्रूफ दिया कि इन्होंने दिया। इसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उनके नाम आपको याद रखना है। इस थ्योरी का जो है, इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था, बायोजेनेसिस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की अगर हम बात करें तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया 3 जने थे, जिसमें से एक का एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में भी है। तीनों के नाम आपको लेकिन याद रखने हैं। एक तो था भाई साहब हमारा फ्रेडरिक रेडी नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने प्रूफ दिया। एक थे हमारे स्प्लेंजानी और एक थे लुईस पास्चर, राइट, लुईस पास्चर साइंटिस्ट। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए बायोजेनेसिस थ्योरी के कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनी है, मतलब लाइफ जो है वो लिविंग बीइंग से ही आई है, नॉन लिविंग से नहीं आई है, ऐसा इन्होंने प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे कि लुईस पास्चर ने एक्चुअली में किया क्या था। ठीक है, तो बायोजेनेसिस थ्योरी समझ में आएगी, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन तीनों ने दिए, जिसमें से लुईस पास्चर का हम एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। ये किसका एक्सपेरिमेंट है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया? लुईस पास्चर ने क्या किया, इस टाइप का ना फ्लास्क लिया इसने, ये देखो, ओ माय गॉड, ऐसा इसको मिला किस दुकान पे था ये नहीं पता, लेकिन इसने लिया इस टाइप का फ्लास्क, इस टाइप का इसने फ्लास्क लिया, इतनी बात समझ में आ गई। और इसने क्या किया, अब इसके बीच में ईस्ट रखा, या फिर मैं बोलूं आपको कल्चर रखा, कोई कल्चर मीडियम रखा, नीचे से इसको क्या किया, हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है रे बालकों? हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, अब कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं है, सब किल हो चुका है, यीस्ट किल हो गया यहाँ पे। ठीक है, यीस्ट किल रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे क्या किया, ये एस शेप्ड फ्लास्क वाला इन्होंने ये लिया था पूरा वेसल। ठीक है, तो ये एस शेप का इसका फ्लास्क था। अब इसको जब हीट किया और इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो गए, इसके वेपर्स जाके यहाँ पे कंडेंस हो गए, इस जगह पे। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो गए, कंडेंस हो गए। यहां पे इस वेसल के जो वेपर्स थे यहां अंदर से जो निकले थे, यहां पे कंडेंस हो गया। अब यहां पे तो 0 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। अब कुछ टाइम क्या देखने को मिला, कुछ टाइम के बाद क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आफ्टर सम टाइम क्या देखा, यहां पे तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन यहां पे जहां कंडेंस किया गया था, यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पहले हीट किया ब्रोथ को, कल्चर मीडिया को, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां से खत्म कर दिए। उसके बाद क्या किया, यहां वेसल्स पे कंडेंस वेपर्स बन गए। जब इसको ऐसे ही ओपनली छोड़ दिया तो क्या देखा इन्होंने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां तो नहीं है, लेकिन यहां पे है। ठीक है, फिर दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, इसी वेसल को हीट किया। हीट करने के बाद यहां से तोड़ दिया, इसको यहां से कट लगा के तोड़ दिया इसको इन्होंने, और ऐसे ओपनली छोड़ दिया। ओपन था ये भी, इसको मैं ओपन था ये भी, ठीक है ना, ठीक है, ये ओपन ऐसे इन्होंने छोड़ दिया। और अब इसको कुछ टाइम बाद देखा, सेम ऐसे ही आफ्टर सम टाइम देखा गया, तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे रे। सुन रहे हो? अरे बेटा सुन रहे हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्या प्रूफ किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से है। मतलब देखो, यहां पे नॉन लिविंग था सब कुछ, लेकिन यहां पे बाहर से एंटर किया, लेकिन यहां तक नहीं जा पाए क्योंकि यहीं पे स्टिक हो गए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। इसलिए यहां पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, बट यहां नहीं मिले इनको।
आ रही बात समझ में। लेकिन जब इसको इन्होंने फ्लास्क को ऊपर से कट कर दिया, एस फ्लास्क हटा दिया, तो इनको यहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं बाहर से आ रहे हैं, अंदर पैदा नहीं हो रहे, नॉन लिविंग से नहीं बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था जिससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, ना कि नॉन लिविंग से आती है। इसलिए ये सपोर्ट करता है एक्सपेरिमेंट किस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ओके, तो आगे चलते हैं। ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, हीट अप्लाई की इन्होंने, फ्लास्क को ऐसे ही लेट फ्लास्क सिट, बैठा दो फ्लास्क को, मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ओपनली यहां से कट करके, लेकिन नो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर मीडियम। बट जब इन्होंने हीट करके फ्लास्क को रिमूव कर दिया, इसका नेक काट दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया पाए गए यहां पे। आ रही है बात समझ में। यहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, बट यहां पे क्या थे, एब्सेंट थे, राइट। जिससे पता लगा लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। नेक्स्ट चले हम अपना, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फोर्थ थ्योरी। अब हमारी आती है फिफ्थ थ्योरी, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो अभी तक हमने 4 थ्योरीज कर ली हैं, बिग बैंग थ्योरी को भी अगर इंक्लूड किया जाए तो 5 थ्योरीज हो गई हैं, ये 6 थ्योरी चल रही है। लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें अर्थ पे, तो उसकी फिफ्थ थ्योरी है, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन, क्या बात समझ में आ रही है। इसी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या गया, ये जो थ्योरी थी पहले तो देखो दी किसने थी, इनका साइंटिस्ट का नाम याद रखना है आपको। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो थी, ये थ्योरी भी लिख देता हूं भाई, ये थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंट तो इसका किसी और ने किया था। थ्योरी जो थी ये किसने दी थी, ओपेरिन थे एक तो, कहाँ के थे भैया ये भाई साहब थे रशिया के, रशिया से ओपेरिन, और एक हेल्डेन थे। हेल्डेन जी कहाँ की थी, हेल्डेन जो थे यहाँ थे, हेल्डेन जो थे ये थे इंग्लैंड के। क्या बात समझ में आ रही है। दोनों आपस में मिले और इन्होंने ये थ्योरी दी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। बात क्लियर है। इसमें इन्होंने क्या कहा, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जो लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हुआ है। आ रही बात समझ में, मतलब नॉन लिविंग से ही हुई है लाइफ, एग्जिस्ट बनी है लाइफ जो है। अब देखो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या अराइज हो रहा था, मान लो बायोजेनेसिस को सपोर्ट कर भी दिया जाए, बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट कर भी दिया जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ कैसे आई, ये क्वेश्चन तो आ रहा है ना माइंड में। उन्होंने कह दिया लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, अरे वो प्री एग्जिस्टिंग कब आई, वो प्री एग्जिस्टिंग से, लेकिन फर्स्ट टाइम कैसे एग्जिस्ट करी लाइफ, फर्स्ट टाइम ओरिजिन कैसे हुआ, क्वेश्चन तो ये था, उसका आंसर नहीं था। वो ठीक बोल रहे थे, वो एक्सेप्ट की गई थ्योरी कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग से बनती है, लेकिन फर्स्ट टाइम अर्थ पे कैसे आई लाइफ, तब तो कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग, कुछ लिविंग था ही नहीं, सब कुछ नॉन लिविंग था, आग का गोला था जो हमारी धरती थी, तो कैसे उस पे लाइफ आई। तो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था। तो उसमें अब क्या था, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने एक मशाल जगाई इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के बजाय। इन्होंने बताया कि केमिकल्स से इवोल्यूशन हुआ है, जो लाइफ है फर्स्ट टाइम लाइफ कैसे आई, केमिकल्स के थ्रू आई। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, जिससे कि लाइफ बनी। आ रही है बात समझ में। ये केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को अगर मैं इस तरीके से समझाऊं तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो थे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सिंपल ऑर्गेनिक बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बने, क्या बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। इतनी बात क्लियर है। इन्हीं से क्या बने, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ही क्लस्टर, इसको एक नाम दिया जाता है, कोएसरवेट्स बने, सेल बना ऐसे धीरे धीरे, और सेल बन गया तो भैया सेल से तो फिर आपको आगे की कहानी तो पता ही है, सेल मिलके टिश्यू बने, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से लाइफ बनी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ये बोलती है कि पहले सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्राइमरी हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ एनवायरनमेंट था उसमें प्रेजेंट थे, जिससे कि फर्स्ट टाइम लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से बनी, ऐसा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बोलती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसी में ये जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी थी ये ओपेरिन एंड हेल्डेन ने दी और ऐसा इन्होंने बोला, लेकिन इसका साइंटिफिक प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया,
ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ही चल रही है ये, ठीक है ना, उसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ही है ये, ठीक है ना। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था इसका? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इसका कौन था? मिलर एंड यूरे। मिलर एंड यूरे, प्रोफेसर यूरे एंड उनके स्टूडेंट मिलर, इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया केमिकल इवोल्यूशन का। अब इन्होंने क्या किया, अपनी लेबोरेटरी में प्रिमिटिव अर्थ जैसी थी वैसा एनवायरनमेंट बनाया। प्रिमिटिव अर्थ में क्या क्या कैरेक्टर्स थे आपको बताया? प्रिमिटिव अर्थ जो है वो आग का गोला थी, इतना तो सुना हुआ है ना। प्रिमिटिव अर्थ में टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा हाई था। उसके अलावा प्रिमिटिव अर्थ जो था उसमें रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। मतलब क्या था, वहां पे ऑक्सीजन, आज का जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ऐसे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ ही मॉलिक्यूल्स थे जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एमोनिया हो गया, वाटर भी वाटर की फॉर्म में नहीं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो ये कुछ आइटम्स थे उस टाइम पे। तो ऐसा सारा एनवायरनमेंट इन्होंने अपनी लैब में ग्लास वेसल्स के थ्रू बनाया, जिसमें इनको क्या मिला कि इन्होंने देखा कि हाँ, नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन आज लिविंग से लिविंग बनते हैं। अब देखिए किया क्या इन्होंने, इनका एक्सपेरिमेंट अगर मैं बात करूं आपको समझाने की कोशिश, मान लीजिए इस टाइप का इन्होंने एक गोला लिया, ग्लास का जो है इन्होंने अपरेटस इनका था इस टाइप का, उसमें इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स क्या लगाई, इलेक्ट्रोड्स लगाई, ठीक है, ये इन्होंने अपने अपरेटस में। और इसमें क्या किया इन्होंने, स्पार्क करवाया। स्पार्क इसलिए, अंदर का एनवायरनमेंट जो था इन्होंने इंक्रीज करके लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दिया, जैसा कि प्रिमिटिव टेम्परेचर जो था वो बहुत हाई कर दिया, जैसा कि प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में था। इसके अलावा इसके अंदर जो था वो क्या क्या प्रोवाइड किया गया, सिर्फ क्या क्या था इसके अंदर जो प्रिमिटिव अर्थ में था, आपको याद रखना है। एक तो था हाइड्रोजन, एक था एमोनिया और एक था मीथेन। इसके अलावा वाटर वेपर की कंडीशन में, वाटर वेपर्स थे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब इन्होंने इसमें दिया, हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन। इसका रेशो भी आपको याद रखना है, किस रेशो में दिया गया, इसको ऐसे याद कर लीजिए, हम 2 हमारा 1 या 2 इस टाइप से, ये रेशो है इनका, ठीक है, हाइड्रोजन 2, एमोनिया 1, मीथेन 2, इसको ऐसे याद रखना है, हम 2 हमारे 2 या 1 इस टाइप से याद रखना है आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन ये और वाटर वेपर्स, उसके अलावा हाई टेम्परेचर, ये सारा इन्होंने अपरेटस अपनी लेबोरेटरी में बनाया। और ये एक्सपेरिमेंट जो था लगभग 18 दिन तक चलाया। 18 दिन तक इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट रन करवाया। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में इनको क्या मिला, 18 दिन के बाद एमाइनो एसिड्स देखने को मिल गए भैया, एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड में भी सबसे सिंपल वाला अगर मैं बात करूं तो ग्लाइसिन देखने को मिला था सबसे पहले, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स इनको देखने को मिले अपने इस एक्सपेरिमेंट में। अब अमाइनो एसिड मिल गए तो प्रोटीन बन गया भैया। अब प्रोटीन बन गया, प्रोटीन ही तो लाइफ है, प्रोटीन ही तो लाइफ है। प्रोटीन इनको मिल गया तो प्रोटीन ही तो लाइफ है। तो इनको क्या मिल गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल गए। जैसे कि हमने कहा था इनऑर्गेनिक से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो इनको क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसी में तो ये आते हैं प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ऑल दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इनको अमाइनो एसिड मिल गया, जिससे इन्होंने कहा कि लाइफ जो है, मेरे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा, लाइफ जो है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ किया, क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन हमें मिलता है। देखो, लाइफ जो है, लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग बाय केमिकल्स, केमिकल इवोल्यूशन फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम। पहली बार जो था क्या हुआ था, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से बना था। बट आज के, अब क्या होता है, अब क्या फॉलो होता है, दूसरी चीज पॉइंट मैं ऐड इसमें कर देता हूं कि आज की कंडीशन में आज क्या होता है, आज जो है वो बायोजेनेसिस थ्योरी चलती है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? बायोजेनेसिस को फॉलो किया जाता है। क्यों किया जाता है आप खुद अंदाजा लगाइए कि आज के टाइम में ये केमिकल इवोल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट कुछ और था।
आज की अर्थ का एनवायरनमेंट कुछ और है। प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट क्या था? प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। आ रही बात समझ में? वाटर वेपर्स की कंडीशन में थे, टेम्परेचर बहुत हाई था। प्रिमिटिव अर्थ की अगर बात करें, जो कि इन्होंने अपने लेबोरेटरी में बनाया था सारा कुछ प्रिमिटिव अर्थ के अकॉर्डिंग, प्रिमिटिव अर्थ के क्या क्या हैं? टेम्परेचर एक तो बहुत ज्यादा हाई, आज की कंडीशन में ऐसा टेम्परेचर नहीं है। उसके अलावा रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है एनवायरनमेंट में, वाटर वेपर्स की कंडीशन में। तो ये सब कैरेक्टर्स के कारण क्या था कि आज के टाइम पे तो नहीं हो सकता है ए बायोजेनेसिस, केमिकल इवोल्यूशन, ये थ्योरी आज के टाइम में इन्होंने ये, इससे यही हमें पता लगा कि फर्स्ट टाइम जो था वो लाइफ कैसे आई, नॉन लिविंग से आई, बट अब क्या है, लिविंग से आती है। और अब वो नहीं हो सकता क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आज की अर्थ, ठीक है। तो अब ये हो गया कंक्लूजन। आगे अगर चलें, ये इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया। ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम देखने को मिल जाएगा जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। इसमें ये वाला अपरेटस बनाया गया, स्पार्क दिया गया डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगा के, और ये देख लीजिए मीथेन, एमोनिया और ये क्या लिख रखा है, वाटर वेपर्स की कंडीशन में था, और हाइड्रोजन। इनका रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है ना, रेशियो मत भूल जाना भैया। क्या था इसका? 2, हाइड्रोजन जो थी 2 थी, एमोनिया क्या था, एमोनिया 1 और ये 2, ठीक है ना। और वाटर तो वेपर्स की कंडीशन में था, तो ये 2 1 2, ये ऐसे याद रख लेना। फिर से मैं बात कर रहा हूं, रेशो हमेशा याद रखना। हम 2 ऐसे 1, ये 2 फिर आ गया, ये रेशो है, ठीक है ना। तो ये से याद रख सकते हो। पूरा का पूरा इन्होंने अपरेटस अपना लगाया, मेन इसमें मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये अपरेटस समझ में आ जाएगा क्या क्या इन्होंने यहाँ पे बनाया। और 18 दिन के बाद इनको क्या मिला? अमाइनो एसिड्स देखने को मिले, और है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनको आफ्टर 18 डेज, आफ्टर 18 डेज क्या देखने को मिला इनको? अरे सफेद भैया कहाँ हो? आफ्टर 18 डेज बात करूं, 15, कई बुक्स में 15 भी लिखा है। आफ्टर 15 to 18 डेज इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको क्या मिला? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले, जैसे कि एमिनो एसिड। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ? इन सब थ्योरीज के थ्रू हमें समझ में आ गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फर्स्ट टाइम, अभी तक हमने कंक्लूजन ओवरऑल क्या निकला, फर्स्ट टाइम जो था ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ नॉन लिविंग से, बट उसके बाद आज तक बायोजेनेसिस थ्योरी को फॉलो किया जा रहा है। बात समझ में आ गई बालकों? ये है थ्योरीज पूरी की पूरी हो गई हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, ये थ्योरी सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थ्योरीज के बाद हम आते हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ पे थ्योरीज तो दे दी गई, लेकिन इवोल्यूशन की बात करें ना, इवोल्यूशन में थ्योरीज तो सारी आ गई कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है भाई, सब पता लग गया। इनके हमें एविडेंसेस कैसे मिलते हैं, हम कैसे बताते हैं ये सब? तो इवोल्यूशन के एविडेंसेस, अगला टॉपिक हमारा क्या है? एविडेंस। एविडेंस ऑफ व्हाट? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के एविडेंसेस हमें कहां कहां से मिलते हैं? आ रही बात समझ में? तो इनको 3 में बांट के हम कर सकते हैं आराम से। देखो, एक तो फॉसिल से, हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं उनकी हेल्प से हमें पता लगता है कि इवोल्यूशन कैसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। फॉसिल्स बहुत टाइप के होते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसका नाम क्या होता है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है, पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, इसलिए इसको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी बोला जा सकता है, ठीक है। फॉसिल्स में, फॉसिल्स हमें मिलते हैं। फॉसिल्स कई टाइप के होते हैं, आपको एक आध मैं बता देता हूं, हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, फिर भी आपको मैं बता देता हूं। मान लीजिए एक तो फॉसिल हम बात करें इंप्रेशन, अच्छा चलो एक अच्छी सी चीज बता देता हूं, बताने ही जा रहा हूं। तो एक तो होता है इंप्रेशन फॉसिल, एक इम्प्रिंट, दोनों नाम सुने होंगे वैसे तो। इम्प्रिंट, क्या बात समझ में आ रही है? इम्प्रिंट, इंप्रेशन, वही इंप्रेशन जो जमाने में लगे रहते हो। वो कहते हैं ना, एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इंप्रेशन से लेकर डिप्रेशन तक की मानवीय गतिविधि को ही प्रेम कहा जाता है। दिमाग में रखना ये बात। इंप्रेशन फॉसिल्स क्या होते हैं? इंप्रेशन फॉसिल्स की अगर हम बात करें, इंप्रेशन फॉसिल्स जैसे कि मान लो जो एज इट इज हमें मिल जाए, मतलब इंप्रेशन क्या है कि डायनासोर्स हैं, मान लो डायनासोर्स थे, है नहीं, मतलब डायनासोर्स जो थे वो कहीं पे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। मान लो किसी पत्थर पे, चट्टान पे, पहाड़ पे कहीं पे उनकी डेथ हो गई, और वो एज इट इज वहीं पे हड्डियों का ढांचा उनका रह गया, वो हमें मिला है।
एज इट इज वो वहीं मर गए और वो हमें मिला है, उसे बोलते हैं इंप्रेशन फॉसिल। इम्प्रिंट क्या होता है? डायनासोर्स चल रहे थे मिट्टी पे, अब इतने भारी हैं, मिट्टी पे अपना प्रिंट छोड़ के जाएंगे, फुटप्रिंट छोड़ के जाएंगे अपना मिट्टी पे, ठीक है। और उस इम्प्रिंट को, उस प्रिंट को हमने देखा आज कि यहां से डायनासोर चल के गया होगा, मतलब वो उस टाइप पे जिंदा था, वो जिंदा था उस टाइम पे आज, लेकिन हमें उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रिंट्स। दोनों में फर्क समझ में आ गया? इंप्रेशन फॉसिल और इम्प्रिंट फॉसिल्स, दोनों में फर्क समझ में आ गया? ये इम्प्रिंट मतलब उस समय वो जिंदा था, उस समय क्या था? जिंदा। जिंदा को क्या लिखते हैं भैया? उस समय लाइव था, ठीक है, उस समय लाइव था, और ये मर गया, वैसा का वैसा ही हमें मिल गया एज इट इज। तो फोसिल्स कई टाइप के होते हैं, तो दो मैंने जस्ट ऐसे बता दिए। कई टाइप्स के फोसिल्स होते हैं, रॉक्स पे हमें ज्यादातर मिलते हैं फोसिल्स, है ना, रॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं फोसिल्स ज्यादातर, और रॉक्स पे भी सेडिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और सेडिमेंट्स क्या करते हैं? लेयर बाय लेयर सोइल में बैठ जाते हैं। जैसे सोइल की टोपोग्राफी होती है, सबसे नीचे वाला सेडिमेंट बात करें तो वो सबसे पहले था, उसके बाद वाला उसके ऊपर लेयर बनाएगा, उसके बाद वाला उसके ऊपर लेयर बनाएगा। तो इस हिसाब से हम फोसिल्स को स्टडी करते हैं। फोसिल्स को कुछ टेक्निक्स से स्टडी किया जाता है, हम जैसे कार्बन डेटिंग वगैरह की टेक्निक्स हो गई, है ना, कार्बन डेटिंग, रेडियो डेटिंग, ठीक है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम फोसिल्स की स्टडी करके एज बताते हैं फोसिल्स की, कि ये फोसिल जो है इतने साल पुराना, इतने मिलियन ईयर्स एगो, या इतना पुराना है ये। तो ये तो हो गया एक हमारा फोसिल्स। दूसरा अगर हम बात करें एविडेंस की, दूसरे एविडेंस की अगर मैं बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है, लीजिए दूसरे ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक है, ये तो एक एविडेंसेस जहां से हम मिलते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जिसको फोसिल्स कह सकते हैं। दूसरा एविडेंस हमें कहां से मिलता है इवोल्यूशन का? कंपेरेटिव एनाटॉमी। कंपेरेटिव एनाटॉमी मतलब नाम से ही पता लग रहा है, कंपेयर करेंगे इसको, किसको? एनाटॉमी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करते रहते हैं ना अपने को किसी ना किसी से, तो आप इसी में ही आते हैं, ठीक है। तो कंपेरेटिव एनाटॉमी की बात करें तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्स को किया, इसमें भी दो टाइप के आते हैं हमारे पास, ठीक है। कंपेरेटिव एनाटॉमी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि दो टाइप के इवोल्यूशंस होते हैं। कंपेरेटिव एनाटॉमी के बेसिस पे दो टाइप्स के इवोल्यूशन होते हैं, और दो टाइप के ऑर्गन्स हम कैसे मानते हैं? एक तो होता है होमोलोगस ऑर्गन, कंपेरेटिव एनाटॉमी के बेसिस पे बात करें तो एक तो होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलॉजी, एक होते हैं एनालोगस। क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? एनालोगस। होमोलोगस का मतलब क्या है? होमो मतलब सिमिलर, तो इतना ही याद रखना है बस, उसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। होमोलोगस का मतलब क्या है? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंट अलग, फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी बात करें ह्यूमंस की, वेल की बात करें, बर्ड्स की बात करें, सबके स्ट्रक्चर सेम है। कैसे सेम है? सबके पास 4 लिम्स प्रेजेंट है, सबके पास 4 लिम्स प्रेजेंट है, उनका एनाटॉमी सेम है, 4 लिम्स में स्ट्रक्चर सेम, एनाटॉमी सेम, मतलब जो अब हड्डियों के नाम तुम्हें पता होगा, कार्पल, मेटाकार्पल और ये सब जो होते हैं सब में होते हैं, लेकिन सबने उनका यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया। हम दो को हाथ की तरह यूज कर रहे हैं, मैं दो से तुम्हें इवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं, दो पे खड़ा हूं मैं, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं? उड़ने में यूज कर रहे हैं, वेल्स तैरने में कर रही हैं, मतलब फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो वो किस में आता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर में आता है, इस टाइप का। क्या बात समझ में आ गई? एनालोगस क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। होमो का मतलब सेम स्ट्रक्चर, एक याद रहेगा, दूसरा तो अपने आप बच्चों याद रहेगा। एनालोगस की बात करें तो डिफरेंट, इसमें क्या रहने वाला है? डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन इसमें सेम रहने वाला है। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, बैट चमगादड़ एक मैमल है, दोनों के पास विंग्स होते हैं, दोनों के विंग्स की स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर क्या होती है? अलग होती है, लेकिन दोनों करते क्या? दोनों से, दोनों उड़ते ही तो हैं, उससे फंक्शन तो सेम ही प्ले कर रहे हैं। इस टाइप के क्या बोलते हैं? एनालोगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स, जो कि देखने में एनाटॉमी उनकी डिफरेंट है बट उनके फंक्शंस जो है वो सेम है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है हमको? तो आगे चलते हैं, एक और मैं बता देता हूं यहीं पे ही। तीसरा एविडेंसेस हमें मिलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन से मेजर, अगर बात करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स,
वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये जो हमारे एंसेस्टर्स में तो एक्टिवली फंक्शनल थे, एक्टिव थे, फंक्शनल थे, बट आज हम में जो है वो क्या है? नॉन फंक्शनल है। जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि विजडम टूथ, अकलदाढ़। अकलदाढ़ कईयों के आपके आने वाली होगी या आ गई होगी, पता होगा, आप घर पे पूछें कईयों के आ चुकी होगी। तो अकलदाढ़ वो भी क्या है? एक टाइप का वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, राइट। और अगर हम बात करें तो ईयर पे हेयर्स, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वो भी किसका एग्जांपल है? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ही है। तो इनसे हम कनेक्ट, टेल बोन, ठीक है, इससे हम कनेक्ट करते हैं कि टेल बोन आज हम में रेड्यूस्ड है बट हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थी, तो हम उनसे आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब एविडेंसेस जो हैं, इन्हीं के बेसिस पे तो हम क्या करते हैं, इन्हीं सब एविडेंसेस के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि इवोल्यूशन हमारा इससे हुआ है। हम अपनी फाइलोजेनिक ट्री बनाते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ये होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम बताते हैं इवोल्यूशन कौन सा, कैसे, कहां हुआ है। क्या बात समझ में इतनी आ गई? इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, होमोलोगस और एनालोगस को, ठीक है। होमोलोगस और एनालोगस जो है इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। होमोलोगस की बात करी थी हमने, होमोलोगस, इसमें हमने क्या बोला? सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन। मतलब होमोलोगस में हो क्या रहा है कि ओरिजिन एक सेम है, मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, किसी का कॉमन एंसेस्टर है, मतलब उसी में से निकले हुए हैं, बट फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ओरिजिन सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन कॉमन एंसेस्टर से निकले हुए हैं सारे के सारे, लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है, फिजिक्स अगर पढ़ी हो तो इसी को तो डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो इस टाइप का जब पैटर्न शो होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में, जो जिस टाइप का इवोल्यूशन शो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं रे बालकों। इसको समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? मैं पानी वानी पी लूं थोड़ा सा, देखो जरा तुम, एक सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें देखिए, इस टाइप को क्या बोला, इस टाइप के पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें सेम ओरिजिन तो है, सेम स्ट्रक्चर है, बट फंक्शंस अलग अलग है। और दूसरे केस में देखें, अगर इसको पहला मान के चलें तो सेकंड इज एनालोगस। एनालोगस की बात करें तो इसमें इसका जस्ट उल्टा था, मतलब क्या होगा? डिफरेंट ओरिजिन, ओरिजिन डिफरेंट है, बट क्या है? सेम फंक्शन है। फंक्शन जो है वो क्या है? सेम है। जैसे इसमें इसका उल्टा बना दूं अगर मैं, ओरिजिन तो अलग अलग से आए हुए हैं भैया, लेकिन फंक्शन सबके सब सेम कर रहे हैं। इस टाइप का इवोल्यूशन जब देखने को मिलता है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में, तो इसी पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन को क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है इसको। इस टाइप का पैटर्न कन्वर्ज हो रहा है ना, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज, इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ में आ गई? क्या बात पल्ले पड़ गई है हमारे? ये हैं एविडेंसेस, ठीक है। आगे चलें, चलिए ये देखिए कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स हैं, ये होमोलोगस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आपको याद रख सकते हैं आप इसको। जैसे कि ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या है? बोगनविलिया वेल। बोगनविलिया क्या होती है? ये सरकारी दफ्तरों में या फिर है ना, इधर उधर क्या है, आपने देखा होगा दीवारों पे लटकी होती हैं, है ना, सुंदर लगती हैं देखने में, वही बोगनविलिया वेल है। उसमें थोर्न और कुकुरबिटा में टेंड्रिल, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर के। मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। थोर्न अलग फंक्शन कर, टेंड्रिल क्या क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, थोर्न जो है वो अलग तरीके से हेल्प कर रहा है। और ये देखिए नीचे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैन हो गया, चीता, वेल, बैट, सब में फोर लिम्ब सेम है, हड्डियां सेम है सारे, वही सब जो आपको देखने को मिलती हैं, कार्पल, मेटाकार्पल, वो सब सेम है, बट सबके फंक्शन अलग है। ये अलग फंक्शन में लेता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ये क्या है? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल है। मतलब कौन सा इवोल्यूशन है ये दिखा रहा है, ये डायग्राम कौन सा इवोल्यूशन दिखा रहा है? कौन सा इवोल्यूशन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसके साथ इधर देखिए एनालोगस स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई देख लीजिए, बर्ड्स के विंग देख लीजिए, बैट के देख लीजिए, ये एवीज है, ये मैमल है, ये इंसेक्ट है, सारों का ओरिजिन अलग है, बट सबके सब उड़ रहे हैं।
मस्त अपना उड़ रहे हैं। ये एनालोगस स्ट्रक्चर की कौन सा, ये किसका एग्जांपल है? एनालोगस स्ट्रक्चर्स, वो एनालोगस ऑर्गन्स हैं ये। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एविडेंसेस समझ में आ गए। ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं, जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं उसके एग्जांपल हैं। ये आपका शरीर है, इसमें देखिए ये पिन्ना, जो ओरिकुलर मसल्स होती हैं पिन्ना, ये भी एक क्या है? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। इसमें सारे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। बॉडी हेयर्स हो गए मेल्स में, या फिर मेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो भी एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, कोई रोल नहीं है उसका। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ऑल्सो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, ठीक है, आज हम एक्टिव नहीं है। और थर्ड मोलर विजडम टीथ जिसको बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आंखों में जो प्रेजेंट होती है, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो ये सब वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एंसेस्टर्स में हमारे क्या थे? फंक्शनल थे, वेल डेवलप्ड थे, बट आज हमें रेड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, नॉन फंक्शनल इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जिससे कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम बंदरों से आए। कैसे बता दिया? यही सब देख के तो बताया है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ओ माय गॉड, वाओ, कुछ टॉपिक्स हो गए हैं हमारे। अब एविडेंसेस कर लिए हैं, थ्योरीज कर ली हैं, कैसे कैसे हुआ एविडेंसेस। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आप देखिए, ट्राई कीजिए, आपसे हो रहे हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट, क्या बताती है? सोच लीजिए, 2-4 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं, सोच लीजिए इसको, क्या है ये? इसमें क्या है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। याद कीजिए अभी क्या पढ़ा है हमने, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? लाइव अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली। ना, ये तो बड़ी गलत सी बात बोल दी, ये तो उल्टा बोल रहा था। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं इस थ्योरी ने। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, ये बात थोड़ी सी अच्छी लग रही है, ठीक है। लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग और नॉन लिविंग, तो भैया कहां से? फ्लिपकार्ट से आया क्या? मतलब कहां से आया फिर उसके बाद? ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब सेंस ही नहीं है, कोई बात अच्छी नहीं लगी मेरे को। तो ये वाला इसका थर्ड ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से आई है। ये क्वेश्चंस को फर्जी मत समझना, ये क्वेश्चंस को फर्जी मत समझना, ये पहले आए हुए हैं कई कई जगह पे, कुछ कुछ एग्जाम्स में, तो मैं करवा रहा हूं। चाहे आप नीट के एस्पिरेंट हैं या फिर बोर्ड एस्पिरेंट, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्वेश्चन प्लस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है फर्स्ट फॉर्म आई है लाइफ की। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कुड लिख दिया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइफ आएगा ना क्वेश्चन में। लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग से आई है। किससे आई है? किसने बताया था ये? स्टैनले मिलर। इसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी इसने अकेले ने नहीं किया था, इसके साथ इसके प्रोफेसर यूरे थे, इनके मतलब गाइड को ही नहीं इन्होंने रखा। ओपेरिन एंड हेल्डेन, चार्ल्स डार्विन तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है यार, एल्फ्रेड वेले, सब नाम ही नहीं सुना अभी तक। तो इसका आंसर क्या है? ओपेरिन हेल्डेन, जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी और बताया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, आरएनए और ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं। नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट देखें, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स मतलब ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन तो डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, तो इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट तो भैया अभी देखा ही नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमने करना ही नहीं, तो क्या होगा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में से? कन्वर्जेंट हुआ ना, डाइवर्जेंट कहां से हो जाएगा यार? बहुत गलत गलत ऑप्शन देते हैं आजकल क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बना रखे, ये आए हुए हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आगे चलें, द बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज उनका स्ट्रक्चर सेम है। अभी एग्जांपल देखा किसका था? होमोलोगस ऑर्गन्स का। इस ऑप्शन देख लीजिए, वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, कितनी बकवास बात बोल रही है। दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, हाँ ये अच्छा लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, भैया ओरिजिन से ओरिजिन सेम है, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होता क्या? ओरिजिन सेम है होमोलोगस ऑर्गन्स में, ये सब में क्या है? ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी तो सेम है, फंक्शन अलग अलग करते हैं। बैट और चीता मतलब कहाँ है यार? वो उड़ रहा है, वो खेल रहा है, वो तैर रही है, अलग अलग खेल खेल रहे हैं। दे हैव बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, फर्जी बात है। तो ये क्या है? दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।
आगे चलें। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब फॉसिल्स की बात हो रही है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन रेफर्स टू द, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है, फॉसिल्स हो गए। नेक्स्ट चलें, तो इसमें क्या है, ये अभी हमने किया नहीं है, ये कुछ देर में करते हैं ये वाला टॉपिक। आगे क्या है, ये क्या है, विच प्रपोज द कॉन्सेप्ट, ये भी अभी हमने करी नहीं है, ठीक है। अरे भैया ये कहीं और के क्वेश्चन, अभी ये आगे के टॉपिक्स आ गए हैं, है ना, तो पहले कुछ अब आगे देखते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ कर लिया हमने, ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया, उसकी थ्योरीज कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। एविडेंसेस देख लिया, एविडेंसेस को 3 कैटेगरीज में बांट के हमने देख लिया सब कुछ क्या होता है, इतनी बात क्लियर है अभी तक, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हो गया, लेकिन अब स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ ये जानना है। स्पीशीज का ओरिजिन मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कैसे हुआ, जैसे कि अब ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हो गया, लेकिन हम होमो सेपियंस हो गए, मैंजीफेरा इंडिका कुछ बन गया, मतलब अलग अलग स्पीशीज कैसे बन गई, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे भी कुछ थ्योरीज हैं। अब क्या है हमारा टॉपिक, हमारा टॉपिक अब क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात करें अगर हम, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में हमने कौन कौन सी थ्योरी है देख लेते हैं। स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें एक तो थे हमारी लेमार्क थ्योरी आएगी, लेमार्क साइंटिस्ट का नेम है भैया, लेमार्किज्म या फिर लेमार्क थ्योरी कुछ भी बोल सकते हो। लेमार्क ने एक थ्योरी दी, जिसको ऐसे ही लिख लेते हैं अपने, ये क्या हो रहा है, लेमार्क, लेमार्क, ठीक है, लेमार्क, हाँ, लेमार्क भाई साहब ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। एक तो थ्योरी दी लेमार्क ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे, कि स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ। इनकी थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी का नाम क्या था, इन्होंने जो थ्योरी दी, इनकी थ्योरी का नाम था इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इनकी थ्योरी का नाम था। क्या थी थ्योरी अभी देख लेते हैं हम, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, ये इनकी थ्योरी का नाम था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली क्या रिजेक्ट ही कर दी थी, ठीक है। लेमार्क ने थ्योरी दी, बहुत टाइम पहले दी थी ये, आज के टाइम में मत समझ लेना, ठीक है ना। उसके बाद एक और भाई साहब आए थे, ये भी मैं बता देता हूं, ये दिया नहीं हुआ लेकिन ये जानना जरूरी है। उसके बाद आए थे एक भाई साहब वीजमैन नाम के, इन्होंने एक्चुअली में पता क्या दी थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये जस्ट इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये हो सकता है आपको एनसीईआरटी में देखने को ना मिले। ये जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है, जर्म प्लाज्म थ्योरी ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसके अपोजिट में थी, कॉन्ट्रेरी थी इसकी, ठीक है। एक थ्योरी और मेजर, सेकंड डार्विन दद्दू, डार्विन भाई साहब जो थे, डार्विनिज्म बोला जाता है इनकी थ्योरी को, डार्विन ने थ्योरी दी, इसकी थ्योरी का क्या नाम था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचर सिलेक्ट करता है सबको, ये इन्होंने दिया। तो ये 3 थ्योरीज हैं, मेजर जो है ये 2 ही है वैसे तो, ये तो जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये 3 साइंटिस्ट, उनकी ये 3 थ्योरीज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे दी गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। सबसे पहले लेमार्क, सबसे पहले लेमार्क ने दी थ्योरी। लेमार्क का जो पूरा नाम है, वह पूरा नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, पूरा नाम क्या है, ठीक है, आपको मतलब अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा काम किया है किसी ने, ठीक है ना। तो पूरा नाम, इसका पूरा नाम सर्च करना है, एक आधे वर्ड नहीं है, इसके आगे जोड़ देना, ठीक है ना। तो लेमार्क जी ने जो थ्योरी दी उसको लेमार्किज्म बोला गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बोला गया। और एक चीज और मैं बता दूं, लेमार्किज्म बहुत बड़े थे डार्विन से। लेमार्क सर की जो डेथ हुई, लेमार्क सर की जिस ईयर में डेथ हुई उस ईयर में बर्थ हुआ था डार्विन का। क्या इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अंदाजा लगा लेना, ठीक है। तो लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बोला, जिसमें इन्होंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने एक, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट दिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब जिस चीज को हम यूज करते हैं वो ज्यादा डेवलप होगी विद द पासेज ऑफ टाइम, और जिस चीज को कम यूज करते हैं वो डिसअपियर हो जाएगी, ऐसा बोला इन्होंने। जैसा कि मान लो मैं राइट हैंडेड हूं,
राइट हैंडेड हूं, कोई लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड ज्यादातर लोग होते हैं, राइट हैंडेड जो हूं मैं, तो राइट हैंड का ज्यादा यूज करता हूं, ठीक है, इस पे लिख रहा हूं हर चीज। तो मान लीजिए इन फ्यूचर हो सकता है लेफ्ट हैंड खत्म ही हो जाए, आ रही बात समझ में? तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। जिराफ का एग्जांपल दिया इन्होंने, कि जो जिराफ था, इन्होंने एग्जांपल किसका दिया था इसमें? जिराफ, जिराफ का एग्जांपल। जिराफ जो था उसका नेक पहले छोटा था, लेकिन वो टोल ट्रीज से पत्तियां तो खाने की कोशिश करता था, इसलिए पासेज ऑफ टाइम उसका क्या हुआ, उसने नेक को अपना स्ट्रेच करता गया और उसका नेक जो है वो लंबा हो गया, और उसके बाद वो लंबा नेक उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। मतलब उसने एक्वायर कर लिया ना वो कैरेक्टर, तो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया, और उस एक्वायर कैरेक्टर की फिर जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस होती रही। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ, नाम क्या था थ्योरी का? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो एक्वायर किया कैरेक्टर जिराफ ने, अपना लॉन्ग नेक, उसका इनहेरिटेंस होता गया, फिर आज तक चलता आ रहा है, लंबी नेक वाले जिराफ ही आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? इस टाइप का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें आप देख भी सकते हैं, ये लेमार्किज्म ही है। लेमार्किज्म का कॉन्सेप्ट, उसकी फोटो दिखाने की कोशिश की है, कितना प्यारा सा मैं लेकर आया हूं ये जिराफ। जिराफ देखो, पहले इसकी नेक छोटी थी, ठीक है, इसकी नेक देखो, कलर कुछ रंगीन कर लिया जाए। इसकी नेक देखो, नेक इसकी पहले छोटी थी, पहुंच नहीं पाता था, इसने स्ट्रेच करता गया और टाइम के बाद क्या हुई, इसकी नेक लॉन्ग हो गई, और ये फिर इनहेरिट होता गया कैरेक्टर। ये एक्वायर जो इसने कैरेक्टर किया, फर्दर जनरेशंस में इनहेरिटेंस इसका होता गया। क्या बात समझ में आ गई? यही लेमार्किज्म ने बोला अपने डायग्राम में। इस फोटो के थ्रू मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इसी में ये तो हो गया लेमार्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेमार्क का कॉन्सेप्ट हो गया ये तो। एक सेकंड, इसको मैं यहां से साफ करके, काला हो गया ये तो, हाँ अब ठीक है। तो ये तो था लेमार्क ने बताया जो। यहीं पे मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूं, जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है, ठीक है। जर्म प्लाज्म थ्योरी, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जानना जरूरी है। वीजमैन ने दिया कि इन्होंने इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या था वो समझने के लिए थ्योरी दी गई थी, वीजमैन ने दी थी, जिसमें क्या बोला गया कि इनहेरिटेंस जो है ओनली दोज कैरेक्टर का होता है, मतलब उन्हीं कैरेक्टर्स का सिर्फ होता है इनहेरिटेंस जो कि जर्म सेल्स में हो या फिर जर्म प्लाज्म में हो। जर्म सेल का जो, जैसे सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, सोमैटिक सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, तो सोमैटिक सेल का सोमैटोप्लाज्म, जर्म सेल्स का जर्म प्लाज्म, राइट। तो जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का इनहेरिटेंस होता है। इन्होंने लेमार्किज्म ने ये तो क्लियर किया ही नहीं कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, नो लॉन्ग नेक, वो तो हो सकता है सोमैटिक सेल्स के कारण हो। तो सोमैटिक सेल में अगर वो है कैरेक्टर, तो वो आगे इनहेरिट कैसे हो सकता है? सोमैटिक सेल वाला तो आगे कैरेक्टर जाएगा ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है ना? सोमैटोप्लाज्म में अगर कुछ है तो वो तो आगे जाएगा नहीं, सिर्फ जर्म सेल वाला ही तो जा सकता है। जो जर्म प्लाज्म में अगर कुछ क्रोमोसोमल या कुछ भी चेंजेस हुए हैं, वही आगे इनहेरिट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जर्म प्लाज्म थ्योरी ने बोला, इसलिए इसको जर्म प्लाज्म का। वीजमैन ने कहा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था बेसिकली। इसने क्या किया? कॉन्ट्रेरी किया इसने लेमार्किज्म से, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई लेमार्क की थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। नेक्स्ट हम करेंगे अब डार्विन सर की थ्योरी। डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देखने जा रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली में क्या बोला, डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। क्या कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट,
समझ में आ गई। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि मतलब जो जितना ज्यादा फिट होगा एनवायरनमेंट में वो उतना ज्यादा नेचर उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली फिट जो है, नेचुरल सिलेक्शन से मतलब क्या था, डार्विन फिटनेस का एग्जैक्ट मतलब क्या था, एक लाइन में मैं अगर बोलूं, या पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको बता देता हूं। डार्विन्स फिटनेस की अगर बात करें, डार्विन्स फिटनेस का मतलब सीधा सीधा था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से मतलब था, मतलब कितनी ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स कोई कर पा रहा है, उसके बेसिस पे डार्विन फिटनेस चलती थी। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बताया। मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए लड़कों की अगर मैं बात करूं तो जिम वगैरह करते हैं, है ना, आप जिम वगैरह करते होंगे, है ना, जिस भी पर्पज से करते होंगे, जिम सुंदर लगने के लिए, वो सेक्सुअल सिलेक्शन में आता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस में नहीं आता हो। आप बात क्लियर रखिएगा, आप जिम जा रहे हैं, हेल्थ अपनी बना रहे हैं, 6 एप्स 8 एप्स जो भी बना रहे हैं, जिस भी पर्पज से बना रहे हैं, वो सेक्सुअल सिलेक्शन में आता है। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, अपने अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए हम जो काम करते हैं उसको सेक्सुअल सिलेक्शन बोलते हैं। सेक्सुअली सिलेक्टेड हो आप, लेकिन आप रिप्रोडक्टिवली कितने फिट हो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गई। तो डार्विन फिटनेस का सिंपल सा मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस से, तो जितना ज्यादा कोई रिप्रोडक्टिव फिट होगा, सर्वाइवल उसका उतना ज्यादा होगा नेचर में। बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई है? ये डार्विन का कॉन्सेप्ट था कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो जितना ज्यादा फिट होगा, फिटेस्ट होगा। मतलब कौन सा फिट होगा? रिप्रोडक्टिव फिट होगा। इसमें एक चीज और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में इसमें मैं और ऐड कर देता हूं, सिर्फ डार्विन का कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट डार्विन एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और रेप्यूटेड वो थे उस टाइम के साइंटिस्ट, इसलिए इनका नाम रहा। इसमें एक और नेम जोड़ना जरूर चाहिए, एल्फ्रेड वेलिस। एल्फ्रेड वेलिस का भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन वो पब्लिश डार्विन सर के नेम पे हुआ, तो इसलिए उनका नाम रहा। बट जो एल्फ्रेड वेलिस था उनका भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को डार्विनिज्म ना कह के डार्विन वेलिस थ्योरी भी कह सकते हैं, कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन था। एल्फ्रेड वेलिस ने भी इसी टाइप का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। साइंटिस्ट का नाम याद आ गया? तो ये है डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। इतनी बात क्लियर है? इसमें ही अगर बात करें नेचुरल सिलेक्शन, तो इसके 2 एक्सपेरिमेंट्स बताए गए, 2 प्रूफ बताए गए हैं। जो डार्विन सर थे, इन्होंने क्या किया, कहां गया, हां, डार्विन की अगर मैं बात करूं, डार्विन की थ्योरी के, डार्विनिज्म के 2 प्रूफ बताए जाते हैं। एक तो डार्विन फिंचेस, और दूसरा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है ये भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। डार्विन फिंचेस और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन फिंचेस एक्चुअली में, डार्विन सर जो थे ये सी वॉयज पे निकले थे, समुद्री यात्रा पे निकले थे, निकल गए, ठीक है, और ये एक आइलैंड पे पहुंचे, जिस आइलैंड, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलें अगर, तो इन्होंने क्या किया, डार्विन जो थे एक आइलैंड पे पहुंचे जिसका नाम था गैलोपैगस आइलैंड। गैलोपैगस आइलैंड पे पहुंचे। गैलोपैगस आइलैंड पे इन्होंने क्या देखा, बर्ड्स देखे इन्होंने, ब्लैक कलर के कुछ स्मॉल बर्ड्स थे, इन्होंने वहां पे देखे गैलोपैगस आइलैंड पे, ठीक है। गैलोपैगस आइलैंड पे इन्होंने जो बर्ड्स देखे उनमें एक डिफरेंट टाइप का वेरिएशन इन्होंने देखा। क्या देखा कि एक आइलैंड मतलब एक स्मॉल आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है। आइलैंड का मतलब क्या है? एक स्मॉल आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें इन्होंने बर्ड्स को देखा, तो बर्ड्स में इनको वेरिएशन देखने को मिली। किस चीज में वेरिएशन देखने को मिली? जो बर्ड्स की बीक थी ना, जो इसकी बीक थी उसके शेप में क्या था? वेरिएशन देखने को मिला। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बीक के शेप में वेरिएशन देखने को मिला। जैसे कि मान लो किसी की बीक इस टाइप से तीखी थी, किसी की इस टाइप से थी, ठीक है,
किसी की मान लो और भी ज्यादा ऐसे एकदम बारीक इस टाइप की थी। तो ये अलग अलग शेप जो है, ये अलग अलग शेप देखने को बीक की इनको मिली, जो कि क्या देखने को बता रहा था, एक्चुअली में सारे के सारे एक ही स्पीशीज के बर्ड्स थे। जितने भी बर्ड्स थे वो सारे के सारे एक ही स्पीशीज के बर्ड्स थे। और उन बर्ड्स को बोला क्या गया, इन बर्ड्स को सारे के सारे एक ही स्पीशीज, इन्हीं बर्ड्स को तो क्या बोला गया, फिंचेस। फिंचेस, या फिर मैं बोलूं डार्विन फिंचेस नाम दिया गया, डार्विन्स फिंचेस का नाम दिया गया इन बर्ड्स को। सारे एक ही स्पीशीज के थे, लेकिन उस एक ही स्पीशीज के बर्ड्स में क्या हुआ, शेप अलग अलग उनकी बीक की शेप की वेरिएशन देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में थे। देखो, एक पहले पेड़ पे अगर सारे रहते थे, मान लो वो सारे के सारे फिंचेस जो थे, तो सारों, अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना, तो रिसोर्सेज लिमिटेड, फूड लिमिटेड होने के कारण उन्होंने अपने आप में वेरिएशन किया, अपने आप में चेंजेस लाए, ठीक है, जिससे कि वो एग्जिस्ट कर सके, अपने आप को फिट बना सके नेचर के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने मान लो तीखी नोक कर ली अपनी बीक की, तो वो वुड पेकर की तरह वुड पे बाइट कर रहा था। किसी ने इस टाइप का कर लिया ताकि वो नीचे जमीन पे जाके पल्प, कैक्टस वगैरह को खा सके, प्लांट्स को नीचे जाके कैक्टस का पल्प निकाल सके, ऐसे डाले और पल्प निकाल ले, इस टाइप का बीक कर लिया। कईयों ने कर्वी टाइप का बीक कर लिया और कईयों ने सिलेंड्रिकल टाइप का बीक कर लिया ताकि वो सीड्स वगैरह को खा सके। तो सारों ने अपना अपना जो फूड था वो अलग अलग कर लिया उसी जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, इनको शेप अलग अलग मिली बर्ड्स की, उन बर्ड्स को डार्विन फिंचेस बोला जाता है। ये देखा कहां पे था इन्होंने, गैलोपैगस आइलैंड पे देखा था। आप इस पिक्चर में एनसीईआरटी के देख सकते हैं, इसमें इतना क्लियर नहीं है वैसे, लेकिन ये वैरायटी ऑफ बीक्स देखने को मिली इनको फिंचेस की, दैट डार्विन फाउंड इन गैलोपैगस आइलैंड, ठीक है। अलग अलग बीक देखने को मिली इनको जो अलग अलग फूड कर रहे थे, तो इनको डार्विन फिंचेस बोला गया, सबकी सब एक ही स्पीशीज की थी। और एक कॉन्सेप्ट यहां पे और देख लीजिए कि एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में वेरिएशन जो देखने को मिल रही है ये, ठीक है, ये जो वेरिएशन देखने को मिल रही है एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, जिससे कि अपने आप को फिट कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही क्या बोला जाता है, एडेप्टिव, क्योंकि एडेप्टेशन शो कर रहे हैं ना, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बात समझ में आ गई, इसी चीज को क्या बोला जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन। या फिर मैं एक और चीज आपको अगर बताऊं, तो ये सेम अगर स्पीशीज के थे, स्पीशीज में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मान लो ये जेनेटिक लेवल पे हो रहे हैं। इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हमने करी थी, इवोल्यूशन हो रहा है ना, स्पीशीज में चेंजेस हो रहे हैं, स्पीशीज में चेंजेस हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। किस टाइप का, ओरिजिन सबका सेम है मान लो, है ना, लेकिन अलग अलग फंक्शन करने लगे, खाना अलग अलग खाने लगे, तो किस टाइप का इवोल्यूशन शो कर रहा है एडेप्टिव रेडिएशन में, डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन शो कर रहा है। यहां पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इस जियोग्राफिकल एरिया के जो बर्ड्स हैं इनको अब चेंजेस शो कर रहे हैं, किसी और जियोग्राफिकल एरिया के साथ, उनके बर्ड्स के साथ कंपेयर करो तो हो सकता है सेम देखें, सेम फंक्शन प्ले करते हुए दिखें, तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में वेरिएशन शो कर रहे हैं, एडेप्टेशन शो कर रहे हैं फॉर द सर्वाइवल इन द नेचर, टू मेक देयर सेल्फ फिट फॉर द नेचर, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था डार्विन नेचुरल सिलेक्शन का, दैट इज डार्विन फिंचेस, जो कि उसने गैलोपैगस आइलैंड पे देखा, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें हम, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये देखिए पिक्चर दे रखी है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अरे वो तो नहीं गए बालकों, वो तो नहीं गए, जरा पानी वानी मुंह पे थप्पड़ वपड़ मार लो, ठीक है ना, जागते रहना, बस कुछ टॉपिक्स और बचे हैं। ये यूनिट को अपन आज ऐसा पढ़ाएंगे कि उसके बाद बस रिवीजन करनी पड़ेगी, 5-10 मिनट में चैप्टर हुआ करेगा ये हमेशा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या एग्जांपल है, ये इंग्लैंड का केस है, इसको 3 में बांट के बता देता हूं मैं आपको। इंग्लैंड का केस है ये, इसको 3 ईरा में, 3 पीरियड्स में बांटा गया। एक तो प्री इंडस्ट्रियल, इंग्लैंड में प्री इंडस्ट्रियल पीरियड था एक तो ना, 1850s के अराउंड। फिर एक इंडस्ट्रियल पीरियड आया, ठीक है, फिर आया पोस्ट इंडस्ट्रियल। क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। 3 पीरियड्स में बांट के ये केस को बताया गया, इंग्लैंड का केस है ये।
प्री इंडस्ट्रियल पीरियड मतलब अभी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मतलब पोल्यूशन एनवायरनमेंट में कम था। जो ट्रीज थे उनकी जो बार्क होती है, ट्रीज की जो बार्क होती है, यहां पे पोल्यूशन क्या था, पोल्यूशन कम था। यहाँ पे ट्रीज की बार्क पे लाइकेन्स ग्रो करते थे। लाइकेन्स जो है वो व्हाइट कलर के लाइकेन्स होते हैं, कई बुक्स ग्रे कलर का भी लिख सकती हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो हम व्हाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइकेन्स, पहली बात तो आपको ये एक बात चीज याद रखनी है, एक चीज बता ही देता हूं मैं आपको पहले लाइकेन्स के बारे में। लाइकेन्स होता है क्या भाई, लाइकेन्स क्या होता है, ऐसी मैं आशा करता हूं आपको पता होगा लाइकेन्स क्या होता है। ये क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, फंजाई एंड एल्गी का, दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं, लाइकेन्स उसको बोलते हैं। अब ये लाइकेन्स का हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे लाइकेन्स को पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोल्यूशन इंडिकेटर, इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि लाइकेन जो है ऑलवेज ग्रो इन लेस पोल्यूटेड एरिया या फिर अनपोल्यूटेड एरिया, ठीक है। जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो लाइकेन्स ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ जहां पे पोल्यूशन कम है वहीं पे। इसीलिए इसको पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि अगर लाइकेन ग्रो नहीं कर रहे तो वहां पे पोल्यूशन है, और लाइकेन ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे पोल्यूशन मतलब या तो कम है या नहीं है। नहीं तो कहीं नहीं होता, कम है इसका मतलब। आ गई बात समझ में, ये लाइकेन का कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं अपने उस पे। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड की बात, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बार्क जो है, बार्क के ऊपर लाइकेन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लाइकेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक मोथ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, ठीक है। किसका एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, मोथ का। ये भी हम देख ही लेते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो था, मेलानिज्म तो आपको पता होगा, मेलानिन पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट होता है ना, अपने स्किन पे भी होता है। तो इसमें क्या था, मोथ का एक एग्जांपल दिया गया, पेपर मोथ। और इस मोथ का नाम आपको याद रखना है, क्या था, बिस्टन बिटुलेरिया। बिस्टन बिटुलेरिया नाम का एक मोथ था, पेपर मोथ, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया गया, अरे वही जो लाइट के आसपास दिखता है आपको, वैसा ही मोथ, ठीक है। तो इसके दो कलर के ये मोथ थे, ठीक है। एक तो था व्हाइट और एक था डार्क, मतलब ब्लैक, डार्क कलर का था। क्या समझ में आ गई बात। तो दो टाइप के मोथ्स थे। अब देखिए हो क्या रहा है, प्री इंडस्ट्रियल में क्या है, बार्क के ऊपर लाइकेन्स प्रेजेंट है, ट्री बार्क्स के ऊपर लाइकेन्स का प्रेजेंस है, मतलब पूरी की पूरी बार्क जो है वो सफेद है। अब दो टाइप के मोथ्स हैं। ये मोथ मैं बड़ा अच्छा बनाऊंगा, आप जरा समझ जाइएगा। ये ऊपर जो बना रखा है ऐसे ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मेरी ड्राइंग इनसे बहुत अच्छी है, देखना, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक बार्क तो एक मोथ व्हाइट कलर वाला हमने दिखा दिया, एक हमने दिखा दिया डार्क कलर वाला। अब ध्यान से सुनिएगा, सेम यही केस यहाँ पे भी बना लेता हूं। बार्क है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पीरियड है, इसका मतलब यहाँ पे पोल्यूशन क्या है, हाई। पोल्यूशन हाई है तो लाइकेन होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। लाइकेन नहीं होंगे तो बार्क, इंडस्ट्रियल पीरियड है पूरा का पूरा, बार्क किस कलर का हो जाएगा, डार्क। किससे, इंडस्ट्रियल सूट से, है ना, जो इसका वेस्ट इंडस्ट्रियल होगा, काले हो जाएंगे बार्क। यहाँ पे भी दो टाइप का मोथ बना देता हूं, एक को वाइट और एक को डार्क। क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, पहले ये बार्क है। पोस्ट इंडस्ट्रियल में क्या हुआ, इंसान को बुद्धि आई, पोल्यूशन फिर कम किया इसने, ऐसे ऐसे उपाय किए कि पोल्यूशन कम हो। फिर से बार्क जो थी वो लाइट कलर की हो गई, व्हाइट कलर की किससे हो गई, लाइकेन ग्रो करने लगा, ठीक है। फिर से दो टाइप के मोथ, एक वाइट और एक डार्क। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो कहानी क्या है, कहानी ये है, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या हुआ, पोल्यूशन कम था, लाइकेन्स थे। व्हाइट कलर वाले जो मोथ थे ना, ये मोथ हैं, ठीक है ना, याद रखना, ये व्हाइट कलर वाले जो मोथ थे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिली, डार्क वाले की कम देखने को मिली। कैसे, एक्चुअली में व्हाइट कलर था, व्हाइट कलर के साथ पीछे का भी व्हाइट कलर, इसमें फिगर में अच्छे से दिख नहीं रहा, पिक्चर में भी पीछे भी व्हाइट कलर लाइकेन का और उसके ऊपर व्हाइट कलर का मोथ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज।
अगर आपको लोअर्स वगैरह लिए होंगे फ्लिपकार्ट, उस पर भी लिखा होता है कैमोफ्लेज, है ना, वो फौजी कलर के, उस टाइप के उसको कैमोफ्लेज लोअर्स बोलते हैं। वही केस है कि बैकग्राउंड के साथ अपना ब्लेंड हो गया कलर, है ना। तो इसलिए क्या होता था, अब ये मौत के ऊपर फीड कौन करता है, अटैक करते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स जब अटैक करते थे, प्रीडेटर जो कि हुए, ये उनके प्रे हुए, तो बर्ड्स जो है उनको व्हाइट वाले दिखते ही नहीं थे, क्योंकि वो कैमोफ्लेज शो कर रहे हैं, अपने बैकग्राउंड कलर के साथ जो है ब्लेंड हो जा रहे हैं जो व्हाइट वाले हैं, क्योंकि लाइकेन्स है पीछे व्हाइट कलर का, आगे मोथ भी व्हाइट कलर का, वो कैमोफ्लेज शो कर रहे हैं, ब्लेंडिंग शो कर रहे हैं, कलर के साथ, बैकग्राउंड कलर के साथ ही मिक्स हो गए हैं। लेकिन जो डार्क वाले थे वो खिलकर दिख रहे हैं, है ना, ये खाना है, बर्ड को दिख रहा है। तो बर्ड को जो इस कंडीशन में क्या थे, जो प्रीडेटर्स थे वो सिर्फ डार्क मोथ को ईट करते थे, और डार्क मोथ की पॉपुलेशन कम देखने को मिलती थी और व्हाइट मोथ की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती थी। बात समझ में आ गई। ये था प्री इंडस्ट्रियल पीरियड का केस। और फिर इंडस्ट्रियल पीरियड की बात करें तो उसमें क्या था, लाइकेन का ग्रोथ हो नहीं रहा था, बार्क पूरा पूरा काला पड़ गया था इंडस्ट्रियल वेस्टेज और गैसेस वगैरह के कारण, जिसके कारण व्हाइट वाला जो था वो अब कैमोफ्लेज शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड बार्क जो है पूरा ब्लैक हो चुका है, डार्क हो चुका है। लेकिन जो डार्क मोथ था, डार्क मोथ की पॉपुलेशन इस केस में ज्यादा देखने को मिली। इस केस में क्या हुआ, जो डार्क वाला मोथ था उसकी ज्यादा देखने को मिली, व्हाइट वाले की पॉपुलेशन कम देखने को मिली। बात समझ में आ गई, क्योंकि व्हाइट वाला जो था वो कैमोफ्लेज शो नहीं कर पा रहा था, बट डार्क मोथ जो था अब इस केस में इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या था, कैमोफ्लेज शो कर रहा था, बैकग्राउंड कलर से ब्लेंड हो रहा था। पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या हुआ, फिर से पोल्यूशन कम हुआ, मतलब जैसे इतना तो कम नहीं हुआ होगा लेकिन इससे फिर कम हुआ, लाइकेन्स फिर से ग्रो किए और बार्क फिर से सफेद हुआ, उसके ऊपर फिर से व्हाइट वाले मोथ जो थे उनकी पॉपुलेशन फिर इंक्रीज होने लगी और डार्क वालों की फिर से डिक्रीज होने लगी, क्योंकि प्रीडेटर को सिर्फ डार्क वाले दिखने लगे और वो डार्क पे फीड करने लगा और व्हाइट वालों को छोड़ने लगा, क्योंकि व्हाइट वाले कैमोफ्लेज शो कर रहे थे। तो ये क्या है, ये भी एक एग्जाम, इसको ही बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है। और ये जो डार्क वाले मोथ हैं, इसको डार्क मोथ को मेलेनिक मोथ भी बोल देते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना, एनसीईआरटी लिख रही है, इसको मेलेनिक मोथ भी बोलते हैं डार्क वाले को। तो ये एग्जांपल शो कर रहे हैं, फिगर शोइंग व्हाइट विंग्ड मोथ एंड डार्क विंग्ड मोथ। डार्क विंग्ड को ही क्या बोला जाता है, मेलेनाइज्ड भी बोला जाता है, ऑन अ ट्री ट्रंक। और ये क्या है, इन अनपोल्यूटेड वाला है ये, और ये पोल्यूटेड वाले का, इसमें फिगर में अच्छे से नहीं दिख रहा बट मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको क्लियर रखना है। ये ट्री ट्रंक बताया गया, ये ट्री ट्रंक है, बार्क इसमें दिखाई गई है, जो ये ट्री ट्रंक बना के मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। ये तो ये था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के, जो कि डार्विन्स के कॉन्सेप्ट में थे। एक तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और एक डार्विन फिंचेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर चलें इसमें, तो ये फिगर देख लो, ये फिगर एनसीईआरटी में दे रखा है, एडेप्टिव रेडिएशंस का है। एडेप्टिव रेडिएशन में आपको डार्विन फिंचेस एक तो एग्जांपल बताया मैंने, एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो चेंजेस आ जाते हैं उसमें एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसमें एक तो हमने फिंचेस का एग्जांपल देखा, एक आप इसमें ये एग्जांपल भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एक्चुअली में मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जिनके पास वो होता है ना, पाउच होता है, पेरेंटल केयर के लिए पाउच होता है, जैसे कंगारू वगैरह के पास होता है ना, तो उसी को मार्सुपियल्स बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के, मतलब एडेप्टिव रेडिएशन है मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कंगारू, मार्सुपियल, रैट, ये सब एडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। आगे चलें अगर, तो ये देख लीजिए, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं और ये इनका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। अब इन दोनों का देखेंगे आप कंपेयर करके, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। सिर्फ इसका केस लेकर अगर चलेंगे, सिर्फ अगर इसका केस लेकर चलेंगे तो ये तो क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया पे सेम स्पीशीज से निकल रहे हैं। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन अगर करेंगे आप, इन दोनों का कंपैरिजन करके चलेंगे तो ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। मतलब इधर मोल था, ये मार्सुपियल मोल, कि प्लेसेंटल मैमल्स में मोल होता है, यहाँ पे क्या आ गया, मार्सुपियल मोल आ गया। तो दोनों क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ओरिजिन तो सेम है बट सेम ही फंक्शन करते हैं, दोनों सेम ही दिखते हैं, ठीक है, सेम ही मतलब फंक्शन करते हैं। इधर माउस हो गया, मार्सुपियल माउस हो गया, तो ये ओवरऑल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। ये भी फिगर एनसीईआरटी का ही है आपका। ये दोनों थ्योरीज को मैंने कंपेयर कर दिया है। अगर मैं जिराफ के एग्जाम्पल में ही बात करूं कि डार्विन ने क्या कहा और लेमार्क ने क्या कहा, ठीक है। लेमार्क ने तो ये बोला था कि ये जो है एक्वायर करता है कैरेक्टर को, पहले छोटी गर्दन थी फिर बड़ी हो गई ऐसे स्ट्रेच करती करती। तो ये कॉन्सेप्ट तो किसने दिया, लेमार्क ने, ठीक है। लेकिन डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने क्या बोला कि छोटे गर्दन वाले भी थे, बड़ी गर्दन वाले भी थे,
दोनों थे, छोटी नेक वाले भी थे, शॉर्ट नेक और लॉन्ग नेक दोनों थे, बट शॉर्ट नेक वाले जो थे वो फिट नहीं थे, नेचर के नेचुरली फिट नहीं थे, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई और लॉन्ग नेक वाले एग्जिस्ट कर गए। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? डार्विन का। क्या बात समझ में आ गई? एक ही एग्जांपल में दोनों का फर्क समझ में आ गया। डार्विन ने क्या बोला, सब थे साथ में, लेकिन जो शॉर्ट वाले थे वो सर्वाइवल नहीं कर पाए क्योंकि वो नेचुरली फिट नहीं थे, जबकि जो लॉन्ग नेक वाले थे वो नेचुरली फिट थे और इसलिए वो सर्वाइव कर पाए। जबकि इसने क्या कहा कि एक्वायर किया जाता है कैरेक्टर को यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन करके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई, एक चीज और देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन में। ठीक है, ये हो गई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थ्योरीज। एक तो लैमार्किज्म देखा हमने, वीजमैन का जर्म प्लाज्म थ्योरी देखा, उसके अलावा डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन भी 3 टाइप का पॉपुलेशन जनरेट करवा सकता है। कैसे, देखते जाइए। आप एग्जांपल ले लीजिए, चाहे देख लीजिए, चाहे मैं हूं, जैसे मान लो किसी ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो एक हाइट है 7 फीट और एक है 3.5 फीट और एक है 5.5 फीट। हाइट की अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में तो 3 ले लीजिए आप, चाहे एक ले लीजिए 7 फीट की बात हो रही है, ठीक है, एक ले लीजिए 5.5 और एक ले लीजिए 3.5। इनमें से किसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी? हमारे नेचर में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी? ऑब्वियसली 5.5 के अराउंड वाले ज्यादा दिखेंगे, 7 और 3.5 एक्सट्रीम है ना। तो पॉपुलेशन किस टाइप की डेवलप करता है नेचुरल सिलेक्शन, उसको हम देखें तो 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। एक तो या तो स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन बना दे, एक हो सकता है डायरेक्शनल, क्या डायरेक्शनल पॉपुलेशन बना दे, एक हो सकता है डिसरप्टिव। ठीक है, तो ये 3 टाइप का हो सकता है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर हम, तो कैसे है, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, यहां पे मैंने रख दिया मान लो 7 हाइट वाला, यहां पे रख दिया 5.5 मतलब इंटरमीडिएट, और यहां पे 3.5। यहां पे क्या है, इंटरमीडिएट। ये इसको मैं मान लेता हूं, ये कौन सा हाथ पड़ रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, ये क्या है, राइट एक्सट्रीम। ठीक है, ये एक मैंने हाइट का कैरेक्टर लिया, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या, ग्राफ इस टाइप का कुछ बनेगा, मतलब जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो हाई रहेंगे पॉपुलेशन में, इंटरमीडिएट वाले नेचुरली ज्यादा सेलेक्ट होंगे, फिट होंगे इन स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। बात समझ में आ गई? पहला केस मतलब इंटरमीडिएट टाइप के जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन रिच इंटरमीडिएट से होगी, ना ही राइट एक्सट्रीम वाले ज्यादा होंगे ना ही लेफ्ट एक्सट्रीम। डायरेक्शनल क्या होगा, जब कोई एक एक्सट्रीम वाला केस ज्यादा हो, जैसे ये 7, 5.5, 3, इस टाइप से ग्राफ बन जाए, मतलब 7 वाले ज्यादा हो गए, राइट एक्सट्रीम वाले ज्यादा देखने को मिले। या फिर ऐसा भी ग्राफ बन सकता है 7, 5.5, 3, ये भी देखने को मिल सकता है कि राइट एक्सट्रीम देखने को मिल जाए यहां पे अगर लेफ्ट था तो। ठीक है, तो लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम ज्यादा हो इंटरमीडिएट से, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल टाइप का इवोल्यूशन हो सकता है वो। डिसरप्टिव क्या है, जब दोनों एक्सट्रीम्स हो, इंटरमीडिएट तो भाई साहब है ही नहीं, सिर्फ 7 और 3 फीट वाले ही हैं, इंटरमीडिएट वाले तो बहुत कम है, इंटरमीडिएट वाले क्या हैं, बहुत ज्यादा कम है। क्या बात समझ में आ गई? अरे क्या बन रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 5.5 वाले तो कम है, एक्सट्रीम वाले ज्यादा हैं जब, तो इस टाइप के क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव टाइप का नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये 3 टाइप का आपको समझ में आ गया। स्टेबलाइजिंग मतलब इंटरमीडिएट पॉपुलेशन ज्यादा है, एक्सट्रीम वाली अगर कोई एक ज्यादा है तो उसको डायरेक्शनल बोलते हैं, और डिसरप्टिव की बात करें तो दोनों एक्सट्रीम ही हैं, इंटरमीडिएट वाले कम है। आप इसमें ये ग्राफ भी देख सकते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है वैसे तो। ये वाला जैसे डिसरप्टिव टाइप का है, 2 पीक्स फॉर्म हो रही हैं डिसरप्टिव टाइप की, ठीक है, ये क्या है, स्टेबलाइजिंग टाइप का, इंटरमीडिएट्स वाले ज्यादा हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, डायरेक्शनल है, पीक शिफ्ट हो गई एक डायरेक्शन में, इसलिए इसको डायरेक्शनल बोल रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दे रखा है ये वाला। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो तो आगे चलते हैं। आगे अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या बचा है, हाँ जी, 1 सेकंड,
हाँ जी, तो नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम इसमें अब नेचुरल सिलेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। मैं आपका देख लेता हूँ एक बार कोई टॉपिक कौन सा बचा हुआ है, फिर उस अकॉर्डिंग हम आगे रन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, एविडेंसेस कर लिए हमने। अच्छा, हाँ जी, इसमें दो टॉपिक्स अभी हमारे मेजर जो पढ़े हैं। एक और मैं बता देता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एक दे रखा है ना। एक टॉपिक है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूगो डिवरीज का म्यूटेशन की है। म्यूटेशन क्या होता है पहले तो आपको पता होना चाहिए, राइट। म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन जो है वो किसने दिया था? ह्यूगो डिवरीज ने। ठीक है, ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन बताया। म्यूटेशन होता क्या है? सडन चेंजेस। सडन चेंजेस जो होते हैं जेनेटिक लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? जब सडन जेनेटिक चेंजेस हो जाएं उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये ह्यूगो डिवरीज ने बोला, ह्यूगो डिवरीज ने कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेशन का, और म्यूटेशन के थ्रू ही इवोल्यूशन होता है, ऐसा ह्यूगो डिवरीज ने बोला। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन होता है और न्यू स्पीशीज बनती हैं, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने? साल्टेशन। क्या बोला? साल्टेशन। ह्यूगो डिवरीज ने क्या बोला? इसी को साल्टेशन बोलते हैं, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन। मतलब सडन ड्रास्टिक चेंजेस के कारण जो है वो इवोल्यूशन होता है, ऐसा ह्यूगो डिवरीज ने बोला। इसने नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट क्या करता है? धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है ना, स्मॉल चेंजेस होते हैं। लेकिन ये क्या बोलता है कि रैंडम चेंजेस, डायरेक्ट एकदम से रैंडम चेंजेस होते हैं, है ना। म्यूटेशन कैसा होता है? म्यूटेशन रैंडम होता है, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है। इन्होंने बोला रैंडम एंड डायरेक्शन लेस म्यूटेशन जो है पाया जाता है, और उसके कारण जो स्पीशीज बनती है नहीं, उसको ही, उस प्रोसेस को साल्टेशन बोलते हैं। ये बोला, कॉन्सेप्ट दिया म्यूटेशन का ह्यूगो डिवरीज ने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना हार्डी वेनबर्ग, हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हार्डी। अब दो टॉपिक इस चैप्टर में हमारे रह गए हैं बस, हार्डी वेनबर्ग और मैन इवोल्यूशन, है ना। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ना, साइंटिस्ट का नेम है, हार्डी वेनबर्ग जी ने दिया था। बाल को जाग रहे हो ना, सो वो तो नहीं गए। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी जो है रिमेन कांस्टेंट ओवर दी जनरेशंस। ओवर दी जनरेशंस जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? मतलब इन्होंने क्या कहा? एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया? दो पॉइंट ही बोला इन्होंने कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब जीन पूल कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या था? सिंपल भाषा में, जीन पूल जो है कांस्टेंट रहेगा हमेशा ओवर दी जनरेशन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं आपको, मान लो 10 लोग जो हैं वो 10 लोग शॉर्ट हाइट के हैं, 10 लोग लॉन्ग हाइट के हैं। आफ्टर 10 जनरेशंस क्या हुआ? 100 लोग शॉर्ट थे और 100 ही लोग क्या थे? लॉन्ग थे। मतलब जीन पूल ओवरऑल कांस्टेंट ही रहेगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीन पूल कांस्टेंट रहेगा। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। तो इधर 10-10 शॉर्ट थे, लॉन्ग थे, और 10 शॉर्ट, 100 शॉर्ट और लॉन्ग हो गए आफ्टर 10 जनरेशन। एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दो पॉइंट्स इन्होंने बताया हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, और इसको इन्होंने इक्वेशन के थ्रू बताना सही समझा। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए कोई भी एक ए जीन है, कोई भी एक ए जीन है, तो ये 3 फॉर्म में मान लीजिए प्रेजेंट हो सकता है। या तो हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं इसमें पाई जा सकती हैं, राइट। तो इन 3 कंडीशंस को इन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में बताने की कोशिश की। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको बोला जाता है p² + 2। इन्होंने सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या किया इन्होंने? क्या किया? इन्होंने क्या किया
कि जो इन्होंने इक्वेशन दी जिसमें इन्होंने बोला कि P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है? हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन और इक्विलिब्रियम, जिसमें P और Q क्या है? P डिनोट कर रहा है ए जीन को, मतलब डोमिनेंट ए जीन को अगर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चले, और Q क्या है? स्मॉल ए जीन को डिनोट कर रहा है। तो इसका अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यही तो पहला पॉइंट है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी? 1 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ओवर द जनरेशंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन्होंने दी, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 2PQ किसको दिखा रहा है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को, ये इसको दिखा रहा है और ये इसको दिखा रहा है। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये वाली इक्वेशन दी। इसमें इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए थे एक्चुअली में, हार्डी वेनबर्ग ने कुछ एजम्पशंस लिए कि ये सब मैं मान के चल रहा हूं, अगर इसमें से कुछ भी इधर उधर हुआ ना भाई साहब तो मेरा प्रिंसिपल तो फेल हो जाएगा। एजम्पशंस क्या क्या लिए इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। एक पहला तो लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होनी चाहिए, उसके ऊपर इसका प्रिंसिपल लगेगा। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें, अरे रुको रे, थक गया रे मैं, पानी वानी पी लो, तुम भी पी लो। अरे ओ बालको, सुन रहे हो? होने वाला है चैप्टर, बताइयो। वाह जी वाह। रैंडम मेटिंग की बात करें, ये सब होना चाहिए। और उसके अब पॉइंट याद रखने हैं आपको, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के एजम्पशंस है, ये सब ये मान के चला था। ठीक है, नो म्यूटेशन ओवर दी जनरेशंस, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, कोई भी नो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, ना 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 ना, कोई भी ऐसा काम तो होना ही नहीं चाहिए। पांचवें की बात करें तो नो रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ की बात करें अगर तो कोई भी नो और क्या रह गया इसमें? नो जीन फ्लो, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए कोई भी टाइप का। एक और लिख लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सब पॉइंट्स होंगे तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक जीन पूल कांस्टेंट रहेगा ओवर दी जनरेशंस। इसमें से कुछ भी हुआ तो ये इसका प्रिंसिपल डगमगा जाएगा, और इसमें से कुछ भी हुआ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो इसका हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन, जो कॉन्सेप्ट है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, उसने ये सब एजम्पशंस लिए। इसके अगर ये सब नहीं होना चाहिए, अगर मान लो ये होगा तो उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से हिंड्रेंस होता है अगर, उसी को इवोल्यूशन बोला जाता है। बात समझ में आ गई? लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंजेस हो गए तो इवोल्यूशन हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। और चेंज इवोल्यूशन हो गया तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज, है ना, जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें भी तो इवोल्यूशन हो रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम। किसी टाइप का रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन मतलब जो मियोटिक डिवीजन में आप रिकॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं वही टाइप का रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जीन पूल में चेंज। जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। जीन फ्लो क्या होता है एक्चुअली में? जीन फ्लो इज लाइक, अगर मान लो यहां से कोई इंडिया है, इंडिया से कोई बाहर कनाडा में शिफ्ट हो जाए, जैसे पंजाब की अगर बात करें, तो मान लो यहां से कई जने वहां पे जाके शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जीन फ्लो हुआ, मतलब यहां का जो जीन पूल है इंडिया का, उसमें कुछ एलील्स की कमी हो गई, और वहां कनाडा में क्या हुआ? उसको ऐड हो गए, वो जीन्स वहां पे जाके ऐड हो गए, तो यहाँ के जीन पूल में भी चेंज आ गया और कनाडा के जीन पूल में भी चेंज आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जांपल समझ में आ रहा है? समझाना क्या चाह रहा हूं कि माइग्रेशन जब करते हैं, जीन फ्लो को आप माइग्रेशन भी लिख सकते हैं, जीन माइग्रेशन, जिससे कि जीन पूल में क्या आता है? चेंज आता है। तो जीन पूल में चेंज आ गया तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल वैसे ही खराब हो गया। उसने यही तो बोला था कि जीन पूल में चेंज नहीं आता, कांस्टेंट रहती है ओवर द जनरेशन, इसलिए उसने अजम्पशन लेकर चला कि जीन फ्लो नहीं हो रहा है।
अगर होगा तो फिर वो फिर चेंज आ जाएगा जीन पूल में। तो जीन फ्लो ना हो उसको क्या बोलते हैं, जीन फ्लो, नो जीन फ्लो, मतलब जीन माइग्रेट ना हो। मतलब अगर जीन माइग्रेट होगा, मान लो ये एरिया है कोई लैंड एरिया, यहां से कुछ जीन्स दूसरे लैंड एरिया पे चले गए, तो यहां के जीन पूल में चेंज आ जाएगा, है ना, और यहां के भी जीन पूल में चेंज आ जाएगा। आ गई बात समझ में। जीन पूल बाय चांस जब हो जाए, जीन फ्लो जब है, जब बाय चांस हो जाए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया, कोई कैटास्ट्रोफी आ गई, है ना, उसके कारण बाय चांस जब जीन फ्लो होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस जब होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे अजम्पशंस थे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के। आगे चलें, चलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें, ये क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन पे होता है, स्मॉल पॉपुलेशन पर होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी एक लैंड एरिया है, वहां पे पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैं येलो डॉट से जो दिखा रहा हूँ, ये एक पॉपुलेशन, कोई भी मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे हैं, कुछ और डॉट से दिखा देता हूँ, व्हाइट से दिखा देता हूँ, है ना, इस टाइप से मैंने, ये पॉपुलेशंस हैं अलग अलग, कुछ और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ग्रीन देख लो। ठीक है, अब हुआ क्या, सपोज इससे इस लैंड एरिया में ये पॉपुलेशन के कुछ आ गए, मान लो व्हाइट वाली पॉपुलेशन जो है वो आ गई, यहां से कई सारे मिक्स ऑफ पॉपुलेशन था, इसमें से कुछ स्पेसिफिक जीन्स उठकर यहां पे आ गए। अब इन्होंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया, अपनी पॉपुलेशन बना ली, तो यहां तो सारे के सारे व्हाइट पॉपुलेशन हो गई। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस स्मॉल पॉपुलेशन में से कुछ जीन पूल से जीन्स उठकर यहां पर आ गए, है ना, और उसने अपनी एक नई पॉपुलेशन उस लैंड एरिया में बना ली। इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है इसका। और इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, यहां से कुछ यहां पे उठ के आए, इस इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है, फाउंडर इफेक्ट भी बोला जाता है। फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट क्या है कि मतलब एक लोकेलिटी से उठकर कुछ पॉपुलेशन उधर माइग्रेट, जीन फ्लो उधर हुआ है, बाय चांस हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाए, कोई ऐसी कैलामिटी आ जाए कि एक रीजन वालों को दूसरे रीजन पे जाना पड़ जाए, है ना, तो कोई उस कारण हो जाए, बाय चांस हो जाए, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो जो यहां से गए हैं वो जो ड्रिफ्टेड जीन्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, फाउंडर। फाउंडर किसके हैं, यहाँ के जो ये व्हाइट वाली जनरेशन पॉपुलेशन दिख रही है, यही तो इसके फाउंडर हैं नई पॉपुलेशन के, इसलिए इस पूरे के पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। ये फाउंडर इफेक्ट जस्ट नाम दे दिया गया जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही समझाने के लिए। क्या बात समझ में आ गई, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना। तो आगे चलते हैं, ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के हार्डी वेनबर्ग हमारे पास हो गया। अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल समझ में आ गया, हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन समझ में आ गई। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का वो क्या है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ मैन। मतलब ह्यूमन का लिखना चाहिए था, मैन लिख रखा है इन्होंने, खैर ठीक है। मैन का इवोल्यूशन, इसमें आपको क्या याद रखना है, जस्ट नेम याद रखने और सीक्वेंस याद रखना है आपको। ठीक है, जैसा मैं इस पे बना रहा हूं बस ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसी में से आएगा। और आपका जो ये दे रखा है ना जुरासिक ट्रायसिक, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन इतने अराइज नहीं होते हैं। बाकी मैंने आपको इनिशियली जो बताया था इवोल्यूशन का पूरा फ्लो चार्ट, उसको आप याद रखिएगा। और इसको रीड करना चाहें तो आप एनसीईआरटी में एक दे रखा है कुछ पीरियड्स, लाइक पहले फिशीज आई इतने साल पहले, तो एग्जैक्ट आपको ईयर्स नहीं कभी भी पूछे जाएंगे एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि ईयर्स तो ऐसा है ना, अब 10 साल से वो बुक चल रही है, वो 10 साल बढ़ाई नहीं उन्होंने, तो वो वाला सीन हो गया। तो इवोल्यूशन ऑफ मैन में बात करें तो सबसे पहले तो कौन आए, ड्रायोपिथेकस। ये नाम याद रखने हैं भैया, ये क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस आए, पहले ड्रायोपिथेकस आए, उसके बाद कौन आए जी, रामापिथेकस आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद कौन आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, ठीक है। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामा, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सीक्वेंस में ही आपको याद रखने हैं, सीक्वेंस से क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलस रहे, होमो हैबिलिस, है ना, होमो हैबिलिस। और साइंटिफिक नेम्स जितने भी हों भाई अंडरलाइन करना, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ये स्पीशीज में ही तो चेंज हुआ, जैसे स्पीशीज में चेंज होता क्या, इवोल्यूशन होता क्या, हम बन गए, ठीक है। उसके बाद आए नियंडरथल मैन, सिक्स्थ। इसको आप ट्रिक से याद रखें या जैसे भी याद रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम मॉडर्न मैन, दैट इज होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, इरेक्टस, नियंडरथल मैन, देन होमो सेपियंस। ये सीक्वेंस आपको सातों का याद रहना चाहिए। अब बाकी तो आप देख सकते हैं, ड्रायोपिथेकस जो थे गोरिल्ला लाइक थे, है ना। ये वाले थोड़े से ज्यादा मैन लाइक थे, रामापिथेकस, क्योंकि इसके बाद आए हैं। इसके बाद वाले और थोड़े से ज्यादा मैन लाइक थे। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो सबसे पहले होंगे वो गोरिल्ला और चिंपैंजी लाइक होंगे, राइट। तो ड्रायोपिथेकस, एक एक कैरेक्टर इसका हम याद देख लेते हैं क्या क्या सीन है। ड्रायोपिथेकस की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा वो थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी लाइक थे। रामापिथेकस जो थे वो ज्यादा मैन लाइक इनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर हम बात करें तो ये इसके बाद आए, इन्होंने क्या था, स्टोन वेपन्स, स्टोन के वेपन्स बनाने स्टार्ट किए और स्टोन हंट करते थे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ये स्टोन के वेपन्स बनाना सीख गए थे, ठीक है, स्टोन वेपन्स, ठीक है। और दिमाग तो हमारा तेज होता ही गया, हमारी सीसी माइलेज जो है आते आते मॉडर्न मैन तक बहुत तेज हो चुकी थी, ठीक है। और फिर होमो हैबिलस रहे। होमो हैबिलस के बाद, होमो हैबिलस जो थे ये भी स्टोन के काफी सारे टूल्स बनाना सीख गए थे। फिर होमो इरेक्टस आए, ठीक है, इनका दिमाग और तेज चला। और नियंडरथल मैन आए। उसके बाद होमो से मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन जो है, मॉडर्न मैन का आप देख लीजिए लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले के आसपास ये आए हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन वगैरह, हड़प्पा सभ्यता और वो मिसोपोटामियम हिस्ट्री वगैरह में पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये बताया जाता है होमो सेपियंस कब आए अराउंड, है ना। और सेटल डाउन हो गए लगभग 10,000 साल पहले। क्या हुआ, मॉडर्न मैन एग्रीकल्चर जो है वो लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर करने लगा। एक्चुअली में अभी तक क्या था, इधर उधर भटकते थे इंसान, लेकिन जब एग्रीकल्चर का खेती बाड़ी करने लगे तो एक जगह पे फिक्स हो गए, राइट। तो एक जगह पे सेटलमेंट हो गया, घर बनाने लग गए मॉडर्न मैन। अराउंड 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले शायद जो है वो उगाया गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस इवोल्यूशन ऑफ मैन में मेन तो सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है, इसको आगे पीछे मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपका इंसानी खोपड़ा दिखा रखा है पूरा का पूरा, है ना, अलग अलग ये पिक्चर दे रखी है उसमें मॉडर्न मैन तक का। और अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हमारा चैप्टर जो है, ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, बधाई हो आपको, इवोल्यूशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आई होप पूरा का पूरा समझ अच्छे से आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ, म्यूटेशन इतनी बात ही आ गई, उसके बाद तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। म्यूटेशन में क्या होता है, रैंडम और डायरेक्शनल लेस जो है, अभी मैंने साफ साफ ये वर्ड लिखा था, रैंडम और डायरेक्शन लेस होता है जो कि वेरिएशंस आते हैं, राइट। आगे अगर क्वेश्चन देखें, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है, राइज हुआ है कि ये किसका एग्जांपल है, थॉर्न और ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, राइट। होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइन रखना जब भी नोटबुक में लिखो। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द स्पेसिएशन इज ड्यू टू साल्टेशन। साल्टेशन मतलब जब रैंडम चेंजेस, म्यूटेशन के कारण जो स्पेसिएशन होता है, स्पेसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, बट ड्यू टू द म्यूटेशन ह्यूगो डिवरीज ने उसको क्या नाम दिया, साल्टेशन, राइट। उसके बाद अगर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ या फिर प्रिंसिपल, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी क्यू कहां से आ गया, गलत, पी स्क्वायर पी क्यू ये भी गलत, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू ये वाला सही है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन, कौन पहले आया था,
ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद रामापिथिकस आया था? ना जी, ये तो गलत हो गया। होमो इरेक्टस के बाद होमो एबिलस आया था? क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद रामापिथिकस, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलो के बाद तो रामा आ ही नहीं सकता ना, रामा के बाद ऑस्ट्रेलो आएगा। अब बताओ कौन सा सही है, बताओ जी, बताओ रे भैया, बताओ बताओ, इसका सीक्वेंस बताओ। इसका सीक्वेंस आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आपका आंसर लिखा होना चाहिए, मैं देखूंगा। ठीक है ना, ये दो ऑप्शन तो मैंने ही गलत कर दिए। आगे चलो, आगे ये क्वेश्चन आ रखा है देखो, फॉर द एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन। देखो एम जो है ये क्यू पी मान लो, ठीक है, और एन को आप वो मान लो क्यू। तो इसमें क्या दे रखा है, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पूछ रहा है कि एम एन कितना आएगा, मतलब पी क्यू कितना आएगा। तो इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, पी स्क्र प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 1। तो इसमें पी स्क्र मतलब एम स्क्र, एम क्या है 0.7, राइट, 0.7 का स्क्र प्लस 2pq तो हमें फाइंड ही करना है, क्यू स्क्र मतलब 0.3 का स्क्र, 0.3 का स्क्र इज इक्वल टू 1। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2pq जो है आपको मिलेगा 0.42 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम 42% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 42%। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपको भी जानने की जरूरत है, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला तो क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इवोल्यूशन यूनिट मास्टर सीरीज में कंप्लीट होती है, पूरी की पूरी लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसमें हर टॉपिक अपने हर कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में कवर किया है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए और इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।